अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अगर हम बात करें तो आज है मंडे और मंडे को चूँकि आगाज़ हो जाता है पहले वर्किंग डे का और ज़रा उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास होता है क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी दिन हम गुजार चुके होते हैं छुट्टियों का, कुछ लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन जो है वो आपको रिचार्ज होने का टाइम मिल जाता है। तमाम तर अपनी मसरूफियात जो आपने पूरा हफ्ता की भी होती हैं, एक दिन होता है जिसमें आप रिलैक्स करते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं और साथ ही साथ जो है फिर आप अगले पूरे 6 दिनों के लिए जो है वो अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आज प्रोग्राम का आगाज़ करें तो सबसे पहले अगर हम देखें जिस तरीके के हमारे मुल्क के हालात हैं, या मुल्क के क्या, अगर हम पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किस्म की दहशतगर्दी जो है वो हमें देखने को नज़र आती है। दहशतगर्दी की वैसे तो बहुत सी किस्में हैं, लेकिन अगर हम ये देखें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही होता है कि जो कौमें ताकतवर होती हैं, जो छोटे आपके ऐसे कमज़ोर लोग होते हैं या कमज़ोर आवाम होती है, उस पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो तशद्दुद करती हुई नज़र आती हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि अपने ज़ालिमाना रवैयों के साथ जो है वो उनको दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ, जैसे जैसे जदीद दौर आया, वैसे वैसे दहशतगर्दी की किस्मों में भी जो है वो हमने देखा कि इजाफ़ा हुआ। अगर हम बात करें कि इस दहशतगर्दी की, तो इसकी कोई ऐसी तारीख़ नहीं है कि उस तारीख़ पर हम रहें, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले हमने देखा कि एक मरहला था जिसमें दहशतगर्दी का इस्तेमाल जो है वो हुर्फ़े अफराद के ख़िलाफ़ हुआ करता था, जिसमें ये वो ज़माना था कि जब बादशाह या हुक्मरान बहुत जालिम, बहुत जाबिर हुआ करते थे और लोगों के जहनों में ये हुआ करता था कि अगर इस बादशाह को जो है वो हटा दिया जाए मंजर से तो फिर जो है वो इनसे निजात पा सकते हैं जो होने वाला जुल्म है उससे। फिर हमने देखा वक्त तब्दील हुआ, दहशतगर्दी की दूसरी शक्ल में वो मजहबी और समाजी तंजीमें मुलविस होती गईं जो रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी का शिकार हुई। लिहाजा अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ियों का रद्द-ए-अमल हमने देखा कि लोगों ने देना स्ट्रॉन्ग किया और उस तरीके से जो है वो दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी हमें देखने को मिली। तीसरी अगर हम दहशतगर्दी की किस्म की बात करें तो वो है कॉलोनिज़म और इसके मुसल्लत के ख़िलाफ़ उभरी। इसकी वजह ये थी कि जो कॉलोनियल ताकतों ने अपने दौरे हुकूमत में ना सिर्फ अपने मुखालिफों और मुखालिफ तहरीकों को सख्ती से कुचला, बल्कि ऐसी पॉलिसीज़ पर भी अमल किया जो आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ थी। अगर हम बात कर लें मिसाल की, तो हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की तरफ से महदूद जमहूरी इख्तियारात के ख़िलाफ़ तकसीम बंगाल 1905, जिसमें खुफिया जमातों और इनके कारकुनों ने बरतानवी ओहदेदारों को कत्ल किया और इसी तरह ये जो तहरीक थी ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। और दहशतगर्दी की अगर किस्मों की हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़ालिमाना शक्ल है दहशतगर्दी की वो है रियासती दहशतगर्दी, क्योंकि जब रियासत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपने मुखालिफों को कत्ल करे, ईज़ा दे, जेलों में बंद करे, अगवा करे, तशद्दुद का निशाना बनाए, तो इसके ख़िलाफ़ कोई सुनने वाला नहीं होता। इसकी मिसाल अमरीका की CIA, इसराइल की मोसाद जैसी खुफिया एजेंसीज़ हैं जिनका काम अपने सियासी हरीफों को दूसरे मुल्कों में कत्ल करना है। और ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी की किस्में जिस तरीके से जो है वक्त गुजर रहा है, जिस तरीके से तमाम तर मामलात हो रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की किस्मों में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी को रोका जा सके किसी न किसी सूरत, ताकि जो है एक बेहतरीन माहौल सबको प्रोवाइड हो ताकि लोग जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज की अगर हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जो धमाका कल रात हुआ, जिसमें जो है वो 3 गैर मुल्की जो है वो जाँ बहक हुए, साथ ही साथ 17 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए, 3 गाड़ियाँ और 4 मोटरसाइकिलें भी जो है वो इसमें तबाह हुई। अगर हम बात करें इस धमाके की तो ये एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर जो है वो एक ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसकी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनी गई। और हमने देखा कि जो घर इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे घरों में, वो भी अपने घरों से बाहर निकल आए। हमने देखा रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंची, उसने इलाके को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में मसरूफ़ रहीं। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद टैंकर और गाड़ियों की आग बुझा दी गई। धमाके के बाद शारा फैसल एयरपोर्ट के अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा और ट्रैफिक पुलिस बहाल कराने की कोशिश जो है वो इसको करती रही। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि छुट्टी के रोज़ पेश आया और किस तरीके से इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात कराची की शाहराहों पर ऐसे ऑयल टैंकर जो है वो हमें नज़र आते हैं और किसी ना किसी हादसे का जो है वो शिकार बनते हैं।
अपने अगली खबर की तरफ बढ़ें तो हमने देखा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मेवा शाह कब्रिस्तान का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो तमाम तर सड़कों का दौरा किया। उनका कहना ये था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादों को वफा कर रहे हैं। कराची के तमाम अजला में तरक्याती काम जारी हैं। मेवा शाह कब्रिस्तान सड़क के तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को आमदो रफ्त में सहूलत मुयस्सर आएगी। हमने देखा कि छुट्टी के रोज़ भी वो दौरे पर थे और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे और ये एक कराची वालों के लिए अच्छी बात है क्योंकि सड़कें बनना जो है उसकी ख्वाहिश कराची वालों को काफ़ी अरसे से है। साथ ही साथ शहर कायद में सजे सकाफती मेले की बात करेंगे कि उसका जो है वो 12वां रोज़ है और हमने देखा वीकेंड था तो बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो रुख किया। उसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कराची में जमात इस्लामी का अल-अक्सा मिलियन मार्च अहले गज़ा और लबनान से इजहार यकजहती पर हुआ। गज़ा में इसराइली जारहियत दहशतगर्दी का 1 साल मुकम्मल हुआ। अहले गज़ा और लबनान से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से शारा फैसल पर अल-अक्सा मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। जिसमें जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी जो है वो खिताब किया। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि इस बर्बरियत को जो है वो साल होने को है लेकिन अभी तक जो है हमने देखा है ये सिलसिला किसी तरीके से जो है वो थमने में कामयाब नहीं हुआ है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि बैरिया टाउन कराची में मुनफरद तफरी प्रोजेक्ट दी मोस्ट क्रुक्ड स्ट्रीट का इफ्तिताह हो गया है। बैरिया टाउन कराची ने अपने सबसे मुनफरद तफरी प्रोजेक्ट दी मोस्ट क्रुक्ड स्ट्रीट का शानदार इफ्तिताह कर दिया है। 1000 फीट तवील और 12 फीट चौड़ी वन वे क्रुक्ड स्ट्रीट पर 12 मुश्किल और शार्प मोड़ हैं। ड्राइविंग के शौकीन अफराद ने इस स्ट्रीट पर खूब विंटेज कारें दौड़ाई हैं। हमने देखा है कि लोग जो हैं बड़े शौकीन होते हैं विंटेज कार्स के। वो कार्स को जो है वो अपने तरीके से बनाते भी हैं और साथ ही साथ उनकी कोशिश होती है कि उनके पास एक खुली स्ट्रीट हो जहाँ पर जो है वो अपने शौक़ की तकमील वो कर सकें। तो बैरिया टाउन में जो है वो इसका आगाज़ हो गया है और आप लोग वो शौकीन अफराद जो हैं जिनको बहुत शौक़ है वहाँ जाकर जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। साथ ही साथ कराची को जदीद और बेहतरीन शहर बनाने के लिए $3 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को जदीद और बेहतरीन शहर बनाने के लिए $3 अरब की ज़रूरत है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अहदेदारों से मुलाकात की मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कराची को जदीद और बेहतरीन शहर बनाने के लिए $3 अरब की ज़रूरत है। इस साल कराची के तरक्याती कामों के लिए 218 अरब रुपए रखे हैं। इसे समझता हूँ कि हर साल कराची पर 1000 अरब रुपए खर्च होने चाहिए ताकि जो है वो कराची को बेहतर बनाया जा सके। ये तो तमाम तर लोगों का ख्वाब है लेकिन ये देखना ये है कि ये जो पैसे हैं ये किस तरीके से जो है वो लगते हैं और किस तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतर होती है। साथ ही साथ अगर हम कराची शहर के मसाइल पर बात कर ही रहे हैं तो हमने देखा है कि कराची इंतज़ामिया की पेशावर गदागरों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ में 79 गदागर जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया है। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि वो गदागरों की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई करे और यकीनी बनाए कि ये वो दोबारा जो है वो यहाँ पर ना है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स, चौराहों और शाहराहों पर पेशा वराना गदागरों की वजह से शहरियों को जो है वो तकलीफ़ भी होती है और साथ ही साथ इन लोगों को गिरफ़्तार तो कर लिया जाता है लेकिन 1-2 रोज़ बाद ये दोबारा से जो है वो अपनी गिरफ़्तारी से निजात हासिल करके दोबारा आपको उसी सिग्नल पर दोबारा खड़े मिलते हैं और भीख मांगते हुए भी मिलते हैं। और कराची के शहरी जो है ख़ास तौर पर परेशान है। चाहे आप किसी स्ट्रीट पर रुक कर खाना खा रहे हो, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हो, आपके लिए वो जो 10 मिनट है वो गुजारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तांता बन जाता है गदागरों का। साथ ही साथ अगर बात करें हम स्पोर्ट्स की तो हमने देखा कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अब हमने कौमी टीम के जो जितने भी हम देख रहे हैं दुबई में मैचेस हो रहे हैं T20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, उसमें भारत और पाकिस्तान का एक ऐसा मैच होता है जिस पर जो है वो तमाम तो लोगों की नज़रें होती हैं, चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या वुमेन्स हो, लेकिन जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बदस्त हुई है। 6 विकेटों से जो है वो पाकिस्तानी टीम हारी है जिसमें हमने देखा कि सिर्फ निदा डार जो है वो परफॉर्म कर पाई हैं लेकिन बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं हमारी वो उस तरीके से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई हैं। इस पर भी बात करेंगे और इन तमाम तर खबरों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ खान और साथ ही साथ मौजूद हैं अयाज राना साहब। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो वाक़या पेश आया उस हवाले से। अशरफ भाई क्या कहेंगे उस पर?
जी, एक सानिया ही कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देखें, एयरपोर्ट जो खबरें आई तो नेगेटिव कि एयरपोर्ट के बाहर जो सिग्नल के पास ये हादसा हुआ था, और जो इसमें देखा जाए मजमूई तौर पर जो रिपोर्ट आई है, जो हमारी टीम बता रही है रात से, तो 12 गाड़ियाँ इसमें डैमेज हुई हैं और 3 गाड़ियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। तो अभी वो तहकीकाती रिपोर्ट चल रही हैं और उसकी तमाम मतलब जावियों से देखा जा रहा है अब ये क्या है, क्योंकि यह सडनली हुआ था। जो इनिशियल रिपोर्ट जो आई थी वो कहा था ऑयल टैंकर का। अब यह है कि वो देखेंगे कि क्या है सिलसिला, क्योंकि इसका जो धमाके की आवाज़ जो बताई गई थी तो बहुत दूर तक सुनाई गई थी। और इसमें यह है कि जो सिक्योरिटी के ऊपर देखें तो वहाँ पे फिर अभी जो करंट अपडेट है कि पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ हुआ हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। और एयरपोर्ट से जैसे आप भी आ रही हूँ तो हमने जो अपडेट आई कि पूरा इलाका, यानी कि आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, एयरपोर्ट से निकलते ही जो सिग्नल आता है बाहर जाने के लिए एग्जिट के लिए, ये वहाँ पर हुआ है। तो उसकी वजह से जो मलिर हॉल्ट या मलिर उधर से निकलने वाले हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो आउटफ्लो से निकल रहे हैं। यानी कि जो आपका समझ लें कि मलिर की तरफ से जो निकलते हैं वो, या आप बैक साइड से जा सकते हैं, यानी कि वो सफूरा वाली रोड से। तो इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कॉर्डन ऑफ हुआ हुआ है और जो एयरपोर्ट से निकल रहे हैं उनको भी मलिर की तरफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एयरपोर्ट जाने वाले हैं वो सिंगल रॉ जो है वो चल रही है। और ये सिचुएशन ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई हुई है, बल्कि अब शहर में देखा जाए पूरे शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई है। और जो ये है कि वहाँ पे जो मूवमेंट है उसको भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो जो धमाके की आवाज़ है वो दूर तक सुनी गई है। मैं जहाँ पर रहती हूँ मेरे घर से कोई 2 मिनट की ड्राइव पर है और जहाँ पर तमाम तरह सूरत हाल हुई है। रात में भी सूरत हाल बहुत ख़राब थी और अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह भी जो है वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम था। और जैसे आप बात करें ना कि मुख्तलिफ मुतबादिल रूट्स दिए गए हैं, अगर हम उन रूट्स की बात करें तो उन रूट्स पर भी जो है ट्रैफिक इस कदर जाम था कि जो है आप कहीं से भी निकल कर जो है अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकते। जैसे आपने बात की ना कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा था कि ये ऑयल टैंकर का धमाका है, लेकिन अगर हम बात करें सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब की, तो उन्होंने कहा है कि ये दहशत गर्दी का नतीजा है। दहशत गर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है जिसमें गैर मुल्की सवार था जो ज़ख्मी हुआ। धमाके के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आके उन्होंने जब दी थी, जो उनको बताई गई तहकीकाती इदारों ने, तो अभी जो हमारी जो करंट टीम ने जो बताया कि वहाँ पे जो BDS आके वो देखती है, तो उसने बताया कि एक जो रिपोर्ट इनिशियल दी है कि 70 से 80 किलोग्राम वज़नी जो है ये धमाका खेज़ मवाद का बता रहे हैं। और साथ ही ये बताया कि जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बाद 12 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, जिसमें 3 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं और 17 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं जो अस्पतालों में मुंतकिल हुए हैं और 3 कीमती जानें जो हैं इसमें ज़ाया हुई हैं। अब इसके ऊपर जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको जांच पड़ताल करने के लिए तमाम, जैसे कराची के इंटरचेंज जिसे कहते हैं कि कराची में दाखिली रास्ते हैं या खारजी रास्ते हैं, उन सब पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई हुई है और तमाम जावियों से देखा जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट एक हसास इलाका है। बिल्कुल ऐसे और वहाँ के तमाम CCTV कैमरे उन सब से उसकी देखी जा रही है कि रेकी भी की जा रही है कि वहाँ पे गाड़ी ये कहाँ थी या बाइक वाला था। क्योंकि अभी इनिशियल बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा था कि एयरपोर्ट से जब आप निकलते हैं तो मुसाफिर भी निकल रहे होते हैं, फिर वहाँ पे रश भी होता है, फिर इलाका भी है क्योंकि मलिर हॉल्ट भी आता है, तो मलिर के भी लोग रिहायशी वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वो बहुत ही कंजस्टेड होता है। अगर आप आएँ मतलब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो वो सिग्नल आता है और T बन रहा होता है, तो आपको सफूरा की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी आ रहा है, आप बैक साइड से आते हैं यानी मलिर हॉल्ट की तरफ से आते हैं वो भी ट्रैफिक आ रहा है, फिर एयरपोर्ट से भी आ रहा होता है। अब 3 साइड का है तो 3 साइड के लिए देखने लिए तमाम जाविये देखने होंगे कि क्या सिचुएशन, कहाँ से वो दहशतगर्द आए हैं और उसके लिए जो जांच पड़ताल की जा रही है, तो उसके लिए अभी भी तहकीकाती टीम है जो हमारी टीम अभी अपडेट कर रही है, जो टिकट्स अपडेट होते हैं तो वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ जांच पड़ताल मुकम्मल रिपोर्ट बनेगी, BDS आएगी, इसके अलावा दीगर तहकीकाती जो एजेंसियाँ हैं वो भी वहाँ रिपोर्ट बना के जो है हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला उनको भी देंगे। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी उसकी रिपोर्ट मांगी है, DG रेंजर्स भी रात को आए थे, गवर्नर सिंध। देखें ये जो इमेज है अगर हम देखें तो उस वक्त आप सोचें कि हाई सिक्योरिटी अलर्ट हुआ है, उसके बाद गवर्नर सिंध मौके पे पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने आके बताया है कि वो पूरा, क्योंकि मैसेज जो बाहर जाता है ना सोशल मीडिया और ये सारा नेगेटिव इम्पैक्ट जो ये आ रहा था कि सोशल मीडिया एयरपोर्ट पे हमला नहीं हुआ था, और क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट की तमाम जो मतलब परवाज़ें हैं और सर्विसेज हैं वो जारी थी, एयरपोर्ट से
बाहर निकलते हुआ तो उसको देने के लिए, बहुत पॉजिटिव इमेज देने के लिए गवर्नर से मौके पे पहुँचे थे। उन्होंने आके एक पॉजिटिव पैगाम भी दिया है। और इसके अलावा बताया यानी कि जैसे ऐसी जो खबरें जब फैलती हैं सोशल मीडिया से तो उसका इम्पैक्ट ऐसे ही होता है जी, बड़ा इम्पैक्ट होता है। और तमाम तर सूरत हाल हमने देखा, सब कुछ बहुत कुछ जल्दी में हुआ, लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं एक अफसोसनाक वाक़े की जो कि पेश आया कराची में, और इसकी जो तहकीकात हैं वो जारी। हमने देखा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई। तमाम तर जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बात कर लें हम सूबाई वज़ीर दाखिला की, या हम डीजी रेंजर्स की बात कर लें, हम आईजी साहब की बात कर लें, तमाम तर लोग जो हैं वो मौके पर पहुँचे और उसके बाद जो है वो उसकी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। आगे भी मज़ीद तहकीकात होंगी, उस पर भी बात करेंगे साथ ही साथ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम बात करते हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की, जिन्होंने दौरा किया मेवा शाह कब्रिस्तान का। और वहाँ पर हमने देखा कि तरक्याती काम जारी हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पर एक पैच था जो कि काफ़ी खस्ता हाली का शिकार भी था। उसके बाद जो है एक अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप रोज़ाना की बुनियाद पर या जो है आप थोड़े टाइम बाद उस रोड से गुजरते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपको इस रोड का काम मुरम्मत के साथ मिल जाए ताकि आपके लिए गुजरना आसान हो जाए। तो ये अच्छा इकदाम है। लेकिन इस पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादों को जो है वो वफा कर रहे हैं, तामीराती कामों में मयार को यकीनी बना रहे हैं और कराची के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, तो स्पॉट पर हमारे साथ अनुषा जाफरी मौजूद हैं। उनसे ज़रा तफसीलात लेते हैं। जी अनुषा, बताइएगा कौन से स्पॉट पर हैं और क्या तफसीलात हैं? इसी मकाम पर हम मौजूद है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता रात, जिसके अंदर 3 गैर मुल्कियों की हलाकत हुई है। इस धमाके के अंदर इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यही पता चला है कि ये जो है वो बारूदी मवाद का धमाका जो है वो किया गया था, जिसके अंदर मुबैना तौर पर 80 किलो के करीब जो है वो मवाद इस्तेमाल हुआ था। ये IED का धमाका बताया जा रहा है। IG सिंध के अहकामात के ऊपर जो है वो 3 टीम तश्कील दी गई, जिसके अंदर तीनों जोन के BD के जो हेड है वो इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। साउथ जोन, वेस्ट जोन और ईस्ट जोन तीनों के जो हेड है BD के वो इस वक्फा पर मौजूद हैं और शवाहिद इकट्ठे करके जो BD की जो है वो इनिशियल रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार कर रहे हैं। सूरत की रोशनी में ये BD की रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और इसके अंदर जो 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। रेंजर्स और हसास इदारे के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और तमाम तरह इलाका जो है कॉटन ऑफ करके जो है वो उसको घेरे में लिया हुआ है। किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इससे बड़ी बात यहाँ पर ये बताऊँ कि एक कैमरा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि आया किसने ये जो है वो किस तरीके से कहाँ पर मवाद जो है वो रखा था बारूदी, जिसकी वजह से ये ज़ोरदार धमाका हुआ कल रात में। खाली एक सेफ सिटी का पोल नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो खाली पोल लगा हुआ है उस पर कैमरा भी नहीं लगा हुआ फिलहाल जो है वो। अगर यहाँ पर सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ होता और अगर वो एक्टिव होता तो मुमकिन तौर पर बाकायदा तौर पर, जहाँ ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं जूम करके, वो सामने ये सेफ सिटी का पोल है और ये सामने जय वक्फा है। अगर ये खाली सेफ सिटी का पोल लगा हुआ है, यहीं से साबित होता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर जो है वो सेफ सिटी के कैमरे लगा कर उनको एक्टिव किया जाए। अगर ये एक्टिव होते, कैमरे इस पर लगे हुए होते तो बिल्कुल सामने ही इसके ये वक्फा हुआ है जहाँ पर धमाका किया गया है। 3 गैर मुल्की इसके अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। जी अनुषा, ये भी बताइएगा, जैसे आप बता रही हैं कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को, लेकिन हम देखते हैं कि साथ ही साथ अगर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसके बिल्कुल चारों अतराफ में जो है वो रिहायशी इलाके मौजूद हैं। तो वहाँ पर लोगों को मुतबादिल कौन कौन से रूट्स जो हैं वो दिए गए हैं और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल के बारे में भी आगाह कीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद। ठीक है जी, हमारी रिपोर्टर अनुषा जाफरी हमें तमाम तर मामला से जो है वो आती हैं कि सुबह की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या कल रात को पेश आया और इब्तदाई तहकीकाती जो भी तहकीकात हुई है और उसमें जो भी पेशरफ्त हुई है उसको आगे भी मज़ीद बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से तमाम तर मामले को जो है वो देखा जाएगा, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं बात कर रही थी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के उस दौरे की जो कि मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्होंने किया, जहाँ पर तरक्याती काम जारी थे। उस पर अयाज राना साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, इनको थोड़ा सा जगाते हैं कि पीर आ गई है और वर्किंग डे का पहला दिन है। अब आप थोड़ा सा जागें और हमें बताएं कि इस तरक्याती कामों पर आप क्या कहेंगे।
मैं जागा हुआ हूँ, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप बोलेंगे मैं बीच में कूदना शुरू कर दूँ तो फिर आप दोनों को बोलने नहीं दूंगा फिर। खैर बात ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत शुक्रिया। शहर पूरा जो है वो खड्डों की नज़र हुआ हुआ है। वो मेवा शाह पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे जाके वो देख रहे हैं कि जी वो सड़कें बर्बाद हैं। और ये पहले वो सड़कें जो इंटरलिंक करती हैं शहर से, हमें जहाँ से आना जाना हज़ारों गाड़ियों का रोज़ सुबह शहर में काम करने के लिए निकलते हैं जो लोग, वो मेन शाहराहों को तो पहले सही कर दें, उनका पैच वर्क पूरा कर दिया जाए। उसके बाद जो कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली सड़कें हैं उनको भी देख लीजिएगा। हम मना नहीं कर रहे, वहाँ भी लोग जाते हैं, ये नहीं कि वो एक बड़ी जगह है, वहाँ भी इंडस्ट्रियल जोन भी आगे से उसको मिल जाता है। वहाँ जाके साइड की वो रोड भी इनका भी नया बनाया हुआ था। मेवा शाह अगर जो है वो कब्रिस्तान वाला रोड अगर देखें तो आगे पाक कॉलोनी से मिलता है, ये वही वाला रोड की बात होगी। ये अभी हालिया कोई साल पहले जो है बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई थी, जिसके अंदर सेंटर के बीच में जो है वो ड्रेन बनाए गए थे। जो ये मशहूर इससे हुआ था कि इसके सेंटर ऑफ द रोड जो है वहाँ पे सेंटर में जो है वो मेन होल्स बना दिए गए थे। ये वो वाले रोड की बात हो रही है। कुछ बेहतर है वो रोड में हमारा अक्सर आना जाना होता है, लेकिन उससे पहले अगर ये शहर की तरफ कुछ देख लें और उसी के मुतबादिल एक रास्ता है जो कि लियाकताबाद से आ रहा है पाक कॉलोनी की तरफ, अगर वो ब्रिज वाला रोड देख लें और उसके ऊपर काम कर लें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता कि मेवा शाह की तरफ उस तरफ चले गए, दूसरी तरफ जो गार्डन से उस तरफ मिलाता है रोड। खैर मेयर कराची हैं, जंगल के शेर हैं, शहर के कुछ भी कर सकते हैं, इससे आगे हम क्या कह सकते हैं। आप बताएं अशरफ भाई, आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? अयाज राना तो कोई ख़ास खुश नज़र नहीं आ रहे कि वो मेवा शाह कब्रिस्तान पहुँच गए। मतलब अगर देखें कि हमारी फैमिली के भी लोग वहाँ पे मेवा शाह कब्रिस्तान में हैं तो हम जाते हैं तो आप यकीन करें गाड़ी की स्पीड 5 या 10 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल गड़ों में से धन धुन करते हुए जाते हैं। तो ये है कि जो वहाँ बड़ी तादाद के बहुत पुराना वो कब्रिस्तान है, तो सड़क के वहाँ पे लोग अगर आप देखेंगे वाहिद कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ घर भी बने हुए हैं। कब्रिस्तान हो, घर बना हुआ है, फिर कब्र है, फिर घर है, ऐसे बना हुआ है। तो वो जो एक इलाका है वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे देखें इनकी वोटिंग भी है, क्योंकि वहाँ वोट मिला है इनको, तो उनको वादे जो किए हैं तो वो पूरे करने हैं। तो इलाके में वहाँ तो काम कर दिया है, लेकिन जैसे अयाज ने कहा शहर में दीगर भी हैं। जैसे मैं गुलशन का रिहायशी हूँ, तो गुलशन में एक ही है रेड लाइन के सर्विस चलिए, अब माशाल्लाह अब काम हो रहा है वहाँ पे, तो काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ में जो सर्विस लिंक रोड है इन सब वो पूरी टूटी फूटी हैं, क्योंकि मेन रोड पे आपने तो खुदाई करके वो तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, और जो सर्विस लाइन थी वो आज तक बनी नहीं है। तो एक है, बार बार हम उनको कह रहे हैं अगर आप पूरा आते हैं अस्करी पार्क की तरफ से सीधा आके जब आप हसन स्क्वायर की तरफ से सर्विस लाइन पे जाते हैं, मेन तो आपने बंद किया हुआ है यूनिवर्सिटी रोड जिसे कहते हैं, जब सर्विस लाइन पे आते हैं 4 ट्रैक आता है एक सर्विस लाइन पे, वो टूटा हुआ है। तो एक अपील है कि मैं भी शहरी हूँ और भी लोग हैं जो रोज़ जाते हैं, 4 ट्रैक जब एक ट्रैक पे आता है, फिर वहाँ पे क्या है कि शाम को आप जाएं तो वहाँ पे हमारे कैमरामैन ये लोग भी जाते हैं बनाने के लिए, वहाँ पे मछली के जो सी फूड के लिए वहाँ पे है, वो वहाँ पार्किंग माफिया वहाँ पर आ गया है। अब आप सोचें कि 4 ट्रैक वो जा रही है, गाड़ी पूरी हिलते जुलते, उसके बाद पार्किंग, बाइकों की पार्किंग, मछली फरोख्त हो रही है, उसको कहीं और रख दें। आप यकीन करें हसन स्क्वायर का आप PIA प्लेनेटेरियम तक जाएं जिसमें बलोच सज्जी और पता नहीं कौन कौन सी सज्जी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है और उस पर नोटिस लिया था कि जो फुटपाथ हैं वो पब्लिक के लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब वो फुटपाथ पे ये सारे जो हैं इलीगल जो है काम हो रहा है और ये सब की पुष्पनाई में हो रहा है। इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, KMC इन्वॉल्व है। और आप अगर वहाँ पे खड़े हों तो आप हैरान होंगे कि KMC ने वहाँ पार्किंग 4 पार्किंग रखी हुई है, इवन कि वहाँ जगह नहीं है चलने की। और वहाँ पे अब ये शहर को ठीक करना है, उन्होंने जो मेयर कराची गए तो मैंने खबर भी देखी थी, उन्होंने कहा हमें ट्रैफिक का फ्लो भी ठीक करना है, सड़कें भी तामीर करनी है और हमें पैसे भी मिल गए हैं और हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो तजावुज़ात हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी हुई है और ये आज नहीं दी हुई है, अब ये इसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा? अब अमल दरामद कराने वाले ही लोग मिले हुए हैं। आप जगह जगह जाएँ, जौहर जाएँ, गुलशन जाएँ, जो फूड स्ट्रीट हैं सब रोडों तक वो आई नहीं है। तो शहर के जो लोग हैं उनके बासी जो हैं जब मूवमेंट करते हैं तो उनको आसानी देनी चाहिए। फुटपाथ तो चलने के लिए है ही नहीं, कहीं भी आप चले जाएँ, सदर जाएँ, आप रीगल जाएँ, आप ओल्ड सिटी एरिया जाएँ, आप मुझे फुटपाथ दिखा दें कहीं पे कि आप चलती हुई एक जगह से दूसरी जगह तक आप गई, कोई एक जगह बताएं। कोई भी नहीं अगर आप सदर और कमर्शियल एरिया में जाएंगे जहाँ बैंक्स भी हैं तो बैंकों ने अपने जनरेटर रखे हुए हैं, अब आप फलांगते हुए जाएँ। अगर आप बाहर आएंगे तो रोड पे माशाल्लाह मोटरसाइकिल वाले
ऐसे चलाते हैं कि अगर आप गलती से रोड पे आ गए कि वो बचने के लिए, साइड से जाने के लिए वो बाइक वाला आके आपको मार दे। ऐसा ही। अच्छा शोभा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम तरक्याती कामों की बात कर लें, अब तक की जो सूरत हाल है मैंने देखी है कि अगर हम पिछले कोई 15-20 दिन की बात कर लें तो मैंने 2-3 सड़कें ऐसी देखी हैं जिन पर काम बड़ी तेज़ी से हुआ है और उसके बाद उन्होंने वो रोड भी फाल कर दिए। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, जैसे आप गुलशन की बात कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा हमारा गुलशन आना जाना हुआ, मतलब तमाम तर दुआएं आपको याद आ जाती हैं, तमाम तर तकालीफ जो 15 साल पहले आपको लगी थी वो आपकी बाहर आ जाती हैं अगर आप गुलशन जाते हैं तो। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो हम बात कर रहे हैं मलीर हॉल्ट वाला रोड है, इस पर हमने देखा तरक्याती काम शुरू हुआ और वो 1 हफ्ते बाद बिल्कुल उन्होंने समेट दिया। पिछले 1 साल से हम लोग लगे हुए थे, वो सफूरा जाने वाला जो रोड है, वो वाला जो मेन रोड था, जो कहते थे कि कैंटोनमेंट की साइड पर आता है, KMC के अंडर वो रोड नहीं आता, वहाँ पर हम हमेशा गुजरते हुए, क्योंकि मेरे घर का रूट है, हम रोज़ सोचते थे यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से अंडरपास बनेगा, यहाँ से ओवरहेड ब्रिज बनेगा, यहाँ रोड बनेगी, लेकिन फाइनली वो रोड भी जो है वो मुकम्मल हो गया। तो आपको लगता है आजरान साहब के तरक्याती काम जो है वो अब ज़रा उन्होंने स्पीड पकड़ी है या नहीं? आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। वो कैंटोनमेंट बोर्ड का जो था एरिया वहाँ पे काम हो गया। देखिए कैंटोनमेंट शहर के अंदर आधा शहर 3 कैंटोनमेंट्स के पास है, फिर KMC के पास है, KDA के पास है, सिविल एविएशन के पास है, KPT के पास है। ये तमाम जो है ये एजेंसियाँ जिसको हम बोलते हैं, इन सब के पास जो है ये रोड जो हैं कुछ इलाके बीच में आते हैं। अब आप जैसे कह रही हैं कैंटोनमेंट के जो इलाके हैं उसमें काम आपको नज़र आ गया, लेकिन जो KMC के अभी तक वो टेंडर ही कर रहे हैं, वो ये अभी बयानात ही दे रहे हैं कि अभी हम काम, पैसे मिल गए, काम तेज़ करेंगे, ये कर लेंगे, तो वो भी सिर्फ बयानात दे रहे हैं और जगहें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ की अभी जो पैसे मिले वहाँ पैच वर्क कर दें। ये नहीं सोच रहे कि जो मेन शहर की आर्टरीज़ हैं, जो उनको चोकिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे खड्डों की वजह से शाम के औकात, दिन के औकात में जहाँ रश होता है, फ्लो देखिए दिन में अब 3 टाइम जब स्कूल खुल जाते हैं, दिन के 4 औकात ऐसे हैं जिसमें प्रेशर होता है। सुबह 8 बजे और 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपका फिर एक प्रेशर टाइम है। उसके बाद दोपहर का जो एक टाइम होता था जब बच्चों की छुट्टी होती नहीं होता, 12 से लेके 3 बजे तक फिर एक प्रेशर टाइम। वहीं फिर 4 से लेके फिर 9 बजे तक आपके शहर के अंदर जो तिजारती मराकज़ हैं और जो काम ऑफिसेज हैं वो बंद होते हैं, फिर शहर में एक फ़्लो बनता है। तो ये 3 औकातकार ऐसे हैं जिसके अंदर शहर में अब जो रश होता है उसमें आपको देख रहे, आप ये यार ये वो शहर है, आप सब यहीं पले बड़े हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये सड़क की अगर सही हो जाएगी तो इधर की ट्रैफिक फ्लो सही हो जाएगा। हम खुद ये बात कर रहे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, इनको कौन से पेंटागन से लोग बुलवा के इनको बताएंगे कि भाई ये नक्शा ऐसा है, इसको इस तरह बना लोगे तो सही हो जाएगा। मुझे ये बात बोल बोल के हम थक गए। पिछले 1.5 साल से हम रोजाना एक सड़क गिनवा दी, एक पानी का चोकिंग पॉइंट गिनवा दिया। नहीं समझ आ रहा है इनके इंजीनियर्स को। हम अशरफ भाई को हमें ले लें, हम पैसे भी नहीं लेंगे, हम सिटी गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेंगे, हमें अपने बोर्ड में बुलवा लें, आपको एक हफ्ता आपको ब्रीफिंग दे देंगे, पूरा शहर सीधा करा देंगे। ऐसा ही अब तरक्याती काम आगे वाले ना, मतलब तरक्याती काम जो मजीद शामिल हो रहे हैं वो ना शामिल हो, जो पुराने आपके काम है जिसमें पैच वर्क रहता है, कहीं पर गैस की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, उनकी मरम्मत करना जो है बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो जिन्ना अस्पताल के बाहर इब्राहिम रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी इब्राहिम, ज़रा आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? इब्राहिम, आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल से इब्राहिम रिंद साहब हमें सुन नहीं पा रहे। जैसे उनसे दोबारा रब्ता होता है उनसे भी जानेंगे कि तमाम तर वाक़या जिस पर हम बात कर रहे हैं, एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। तो हमने देखा कि बहुत सारे मरीज़ जो है वो जिन्ना अस्पताल उनको रात में ले जाया गया, उस पर क्या सूरत हाल थी उस पर इब्राहिम रिंद हमें आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ख़बरों पर और साथ ही साथ बात कर रहे हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो कि कल रात पेश आया कराची के इलाके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। अब देखना ये है कि उस पर क्या तमाम तर पेशरफ्त हो रही है। उसी पर बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे रिपोर्टर जिन्ना अस्पताल के बाहर मौजूद है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है?
जी देखें, बिल्कुल इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो 13 अफराद को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था, जिसमें 3 अफराद की लाशें थी जबकि 10 जो है वो ज़ख्मी थे। और ये अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन जो है तमाम ज़ख्मियों को जो तिबी इमदाद फराहम की गई थी, जिसमें से 6 को रात को ही तमाम तर तिबी सहूलियत फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि जो बाकी बचे थे 4 अफराद उनको मुख्तलिफ वार्डों में दाखिल कराया गया था, जिसमें से 3 अफराद को न्यूरो सर्जरी वार्ड में दाखिल कराया गया था और एक को जो है हड्डी वार्ड में दाखिल कराया गया था। जो न्यूरो सर्जरी वार्ड में 3 ज़ख्मी थे, उनमें से 2 की अभी थोड़ी देर कबल ही यहाँ पे सर्जरी हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही। और जबकि जो तीसरा मरीज़ है न्यूरो सर्जरी में, उसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेज की और टेक्नीशियन की। जबकि इसी तरह जो आर्थोपेडिक हड्डी वार्ड नंबर 17 है, वहाँ पर भी एक ज़ख्मी ज़ेर इलाज है, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। तो इस हवाले से हमारी बात हुई है डिप्टी डायरेक्टर और एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर नौशीन से, तो उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात बताई हैं कि टोटल ज़ख्मी जो 10 आए थे, जिसमें से 6 डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो बाकी हैं उसमें 2 की सर्जरी हो चुकी है और 2 की सर्जरी होना बाकी है। तो अब इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर क्लियर है, तमाम तरह जो है वो डॉक्टर अपने काम मुताबिक कर रहे हैं मामूल के मुताबिक। जबकि जो रात को इमरजेंसी नाफिज की गई थी वो इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है और रूटीन पर जो इमरजेंसी आ चुकी है और रूटीन के ही वहाँ पर इमरजेंसी केसेस देखे जा रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी में आने वाले ज़ख्मी थे वो तमाम मुख्तलिफ वार्डों में शिफ्ट हो चुके हैं और डिस्चार्ज होकर घरों को जा चुके हैं। तो फिलहाल जो है वो तमाम वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर और हुकूमत सिंध की हिदायत पर ये जिला अस्पताल की इंतजामिया को भी हिदायत की गई कि जो ज़ख्मी अभी मौजूद है चारों, उनको तमाम तर तिब्बी सहूलियात प्रोटोकॉल के मुताबिक फराम की जाए। उनके चाहे CT स्कैन हो, MRI हो या बाकी जो भी चीज़ें उनको चाहिए तमाम तर फराम की जाए और उनको फराम भी की जा रही हैं। 2 ऐसे अफराद भी थे जो कि न्यूरो सर्जरी में जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, उन्हीं की सर्जरी कर ली गई है, बाकी एक की सर्जरी होना बाकी है। तो अफेला जो है इमरजेंसी जो है वो रूटीन पर आ चुकी है। जी अच्छा इब्राहिम, मुझे आगाह कीजिएगा, जो आप बता रहे हैं कि 2 ऐसे शख्स थे जिनकी जो हालत जो है तशवीशनाक थी, उनकी सर्जरी हो गई है, तो उसके बाद अब उनको मज़ीद रखा जाएगा या उनको भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल उनको रखा जाएगा 24 घंटे, तो उनको ICU में ही रखा जाएगा। जो हमारी बात हुई है वहाँ के ICU के डॉक्टरों से, क्योंकि ये इनकी हालत तशवीशनाक थी, जिनको दिमागी चोट थी और रीढ़ की हड्डी पे चोटें थी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें थी। तो उन 2 की जो हालत ख़राब थी उन्हीं की सर्जरी करके न्यूरो सर्जरी के सर्जनों ने और टेक्नीशियन ने उनको जो ICU में मुंतकिल कर दिया। तो ICU में 24 घंटे उनके लिए इंतहाई अहम है। जबकि जो तीसरा शख्स है उसकी हालत और जो हड्डी वार्ड में ज़ेर इलाज है उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो जिनके दोनों के ऑपरेशन किए गए हैं न्यूरो सर्जरी में, इनकी दोनों की हालत जो है फिलहाल तशवीशनाक है और 24 घंटे इनके इंतहाई अहम है, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अभी इनको मजीद 24 घंटे क्या 48 घंटे भी रखा जा सकता है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी के इंतहाई अहम केसेस होते हैं जो कि तशवीशनाक होते हैं। ICU में ICU की नीड होती है तो वो ICU में मौजूद है। जबकि जो हड्डी वाला है और जो तीसरा शख्स है उसके लिए फिलहाल जो टीमें तश्कील दी हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो बोर्ड बैठेगा वो देखेगा कि किस तरह इनका फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है या इसमें मजीद डिले हो सकती है। लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी उनका ऑपरेशन हो चुके हैं और उनकी हालत जो है फिलहाल 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। जबकि इमरजेंसी अभी मुकम्मल तौर पर क्लियर है, कोई यहाँ पे कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी मजीद नाफिज की जाए। तो तमाम बहुत शुक्रिया इब्राहिम रेंद हमारे साथ मौजूद थे, जिनाब से हमें आगाह कर रहे थे तमाम तरह सूरत हाल से और बता रहे थे कि जितने भी लोग ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी या तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल पहुँचे थे, तकरीबन तमाम ही ऐसे मरीज़ हैं जिनको जो है वो मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कहा गया है कि उनको जो है वो बेहतरीन तिबी जितनी भी उनको चाहिए तमाम तर चीज़ें उनको तिबी सहूलियात दी जाएँ ताकि जो है उनकी सूरत हाल बेहतर हो सके। 2 ऐसे पेशेंट्स जो कि तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए गए थे, उनकी सर्जरीज हो चुकी हैं और उनको जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में कुछ टाइम तक रखा जाएगा। और हमारी दुआ यही है कि तमाम तर लोग जो कि ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं या किसी भी किस्म की तकलीफ़ में हैं, वो जल्द से जल्द जो हैं वो सेहतियाब हो जाएँ। अशरफ भाई, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? जी देखिए, कल जब ये हुआ था तो मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और यहाँ पे आपको पता है कि कराची में ख़ास तौर से देखें तो इनिशियल जो इमरजेंसी के लिए जो सर्विसेज हैं, जिसमें हमें छिपा है, ईदी है, बाकी दीगर सर्विसेज हैं, वो बर वक्त पहुँची थी। और वहाँ पे जैसे क्योंकि आग लगी थी, जैसे कि इनिशियल रिपोर्ट आई तो फायर ब्रिगेड और ये सारी वहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी होती है तो वो भी पहुँची थी। तो सिचुएशन को कंट्रोल तो फौरी तौर पे कर लिया गया। और सबसे अहम बात, जो जिन लोगों को लेके निकलना था वहाँ से, यानी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, उनको बर वक्त निकाल लिया गया था। जो टेल एंड पे ये हुआ था हमला और जिसके लिए अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उसको जो है उसकी शदीद मजम्मत की है।
और यहाँ पे तमाम तर सहूलत फराम करने के लिए उन्होंने भी हिदायत की, जैसे वज़ीर आला सिंध ने कहा था, गवर्नर सिंध ने कहा था। और इसके लिए यहाँ पे जो तमाम तर इदारे हैं वो इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं और दुआ यही है कि पाकिस्तान महफूज रहे और हम सब अपने अमान में रखें। और जो सिचुएशन ये है कि इस वक्त क्योंकि जनरल अगर हम देखें तो पूरा हमारे रीजन में सिचुएशन अच्छी नहीं है और उसके साथ ये जो हुआ है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि इसके लिए सिक्योरिटी इदारे भी मुतहर्रिक हैं। जो अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है जैसे मैं बताया था, कराची के आने और जाने वाले तमाम खारजी और दाखिली रास्तों की जो सिक्योरिटी निगरानी शुरू कर दी गई है। तो ये है कि जो सिचुएशन देखें कि हम जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए इंतहाई अफसोस है और उनके लिए भी हम सबको मिलकर उनके लिए सारी सपोर्ट करनी चाहिए। और ये सानिया है और इस पे अगर आप ऐसे अफसोसनाक सानहे जब भी होते हैं तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके की जो चीज़ें हैं, चाहे हम सरमायाकारी की बात कर लें, चाहे होने वाले हमारे तमाम तर फेस्टिवल्स की बात कर लें जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में हो रहे हैं। तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब इस तरह की दहशतगर्दी की कोई भी चीज़ होती है तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं इन तमाम तर चीज़ों पर। और जो आप काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये जब इस तरह की दहशतगर्दी होती है एक बार हो जाती है, लेकिन ये जो आपने 5 साल 10 साल लगाकर अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया होता है, एक पॉजिटिव इमेज बनाया होता है, तो लोग वो जो इस ताक में बैठे होते हैं कि कब इस तरह का मौका मिले और वो दोबारा जो है वो यहाँ पर अपनी डर्टी गेम्स करें, वो स्टार्ट हो जाती हैं और तमाम तर सूरत हाल जो है वो दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है। और इससे जो है वो नंबर आज़मा होना बड़ा ज़रूरी भी है। हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है मुतहर्रिक हैं और हमें उम्मीद यही है कि हम जल्द से जल्द इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो निकल आएंगे। मज़ीद अगर आगे बढ़े, हम देख रहे हैं कराची शहर में गदागरों का राज है। अयाज राना साहब, हमने देखा कि इससे पहले भी मल्टीपल ऑपरेशंस हुए। हमने देखा कि इनको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनको रखा जाता है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ये बात करते हैं कि हमारे पास इतने मुजरिम हैं, इतनी तमाम तर लोग तमाम तर जिससे आप कह लें कि अनोखे अनोखे जराइम उन्होंने किए होते हैं, उनके लिए हमारे पास बैरिक्स में जगह नहीं है। और साथ ही साथ जो है अब हमारे पास जो है वो गदागरों को भी हमें रखना पड़ रहा है। तो ये वाली सिचुएशन जो है पहले भी कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है अब कंट्रोल हो जाएगी? इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अगर बात की जाए शहर कायद की, तो एक तरफ शहर कायद की पहचान है पान की पीकें, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहाँ पर गदागरों का राज होगा, आप समझ जाइएगा कि आप शहर कायद में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं, इनके लिए इदारे भी बनाए गए हैं, हुकूमती सतह पर भी बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता, ना उस तरीके से अपने काम को भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। अयाज राना साहब से मैंने सवाल किया था। अयाज राना साहब ज़रा जवाब दीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हम तो मशहूर पूरी दुनिया में हो गए हैं, बेकारी हमारे तो, हम तो दुनिया में लोग मैन पावर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं या आवाम भेजते हैं, हम बेकारी भेजते हैं दुनिया में, मशहूर हो चुके हैं। सऊदीया ने बैन लगा दिया, यूएई ने बैन लगा दिया, और क्या चाहिए हमारे पास तो ये इतनी प्रोडक्शन है, इसके अंदर हम इतने खुद कफील हो चुके हैं कि हम पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? जाहिर बात है जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर वहीं पे उस शहर में भी ज़्यादा नज़र आएंगे। तो यही उसका एक तरीकाकार आपको नज़र आ रहा है। अब हुकूमत को चाहिए कि एक नया सेल बनाए जिसके अंदर गदागरों को लाके जमा किया जाए। अब जगह तो है नहीं, ऐसे नशा करने वालों को लेके जाओ तो पुलिस वाले ईदी को पकड़ा देते हैं, ईदी वाले कहते हैं जिसके भाई तू बाहर निकल जा, हमारे पास वैसी जगह नहीं है, यहाँ पे ये सिलसिला है। तो ये पकड़ के लेके कहाँ जा रहे हैं? इन गदागरों को पकड़ के या तो बिठा देंगे ट्रेन में, वो घूम के फिर आ जाएंगे, लांडी से घूम के उतर के फिर नीचे इस शहर में घूमेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमजान देख लें, यहाँ तो हमें आदत हो गई ना, यहाँ पे हर आदमी भिखारी बन चुका है। हुकूमत, बात यह है कि हुकूमत ने आपको इस नहज पे ला दिया कि हर आदमी भिखारी बन गया। वो चाहता है कि आप भिखारी बन जाए। यहाँ मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जहाँ आप ऑफिस के सामने यहाँ सैलानी का वो जो दस्तरखान है, आप सिर्फ वहाँ पे लोगों की शाम में जिस औकात कार में वो लोग खाना देते हैं, जरा लाइनें चेक करें। ऐसे सही कह रहे हैं। मैं देख के हैरान हो गया लोगों की, ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए वहाँ लाइन्स के अंदर अब खड़े होते हैं। लोग बाइक रिक्शे रोक के लाइनों में खड़े हो जाते हैं कि वहाँ से खाना
क्योंकि अब वो पार्सल भी दे देते हैं, जिनको घर चाहिए, घर लेके जाना चाहते हैं, वो घर ले जाएं। तो हुकूमत के ये काम है कि लोगों को बेकारी ना बनाए, उनको। हमारे यहाँ तो मैंने जैसे कहा, हम तो प्रोडक्शन बना रहे हैं, हमारे पास तो एक मशीन लगी हुई है, बेकारी निकाल रहे हैं और दुनिया में सप्लाई दे रहे हैं। ऐसा ही। और अभी हमने देखा 3-4 दिन पहले की खबर थी कि एक खातून मुसाफिर जो सफ़र कर रही थी, जिनको एयरपोर्ट पर रोका गया कि उन पर कुछ शक व शुबात थे, और पता चला कि ये बाहर जाकर जो है वो भीख मांगने का काम करती थी। अशरफ भाई, आप क्या कहेंगे? सऊदी अरब की बात कर ली जाए, जैसे आज राना साहब बात कर रहे हैं, साथ ही साथ UAE की बात कर ली जाए, मतलब ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। अब हमें तो इसके लिए चार्ज करना चाहिए। बिल्कुल, ट्रेन है हमारे यहाँ, देखिए ना, हमारे यहाँ वो पहले यहाँ कराची में हो या, क्योंकि कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, और कराची में आप देखें हर कोई मिलेगा। अब गदागीर माफिया भी है, मतलब तजावुज़ात माफिया, सब यहाँ से सीख के, अब सोचें इतने ट्रेंड हैं वो कि यहाँ पहले सीखते हैं, सीखने के बाद अब इनका दिमाग इतना हाई लेवल है कि इतना खर्चा करके सऊदी अरब, UAE, कतर, मतलब ये सारे ममालिक वो हैं जहाँ पाकिस्तान का नाम, मतलब ये इतने डेंजरस हो गए हैं मईशत के लिए कि वो जो, जैसे अयाज ने बोला कि ज़र मुबादला कमाने वाले जो बाहर पाकिस्तानी वर्कर्स जाते हैं, मजदूर जाते हैं, अब उनको भी वो पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो तुम। हालांकि देखिए, मैं आपको बहुत वाजे करूँ, जो यहाँ वर्क वीज़े पे जाता है वो भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उसका 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर नेल अवॉइड करेगा, वापस उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये उम्रे के नाम पे, विजिट वीज़े के नाम पे, इन सब पे जाके वहाँ जो भीख मांग रहे हैं, देखें वो ओन करते हैं अपने मुल्क को। अरबी या गल्फ ममालिक में वो अपने मुल्क को ओन करते हैं। वहाँ कोई आके अगर शीशा, जैसे आप जा रहे हैं ना, वो शीशा साफ़ करने के लिए आ जाता है, तो वो अरबी जो है वो फ़ौरन से या अल्लाह, फ़ौरन से शिकायत कर देगा, वो उनका या अल्लाह हो जाता है फिर। अब मसला ये है कि जो यहाँ पे इदारे हैं, देखें एयरपोर्ट पे आप देखें FIA है, ठीक है, इमिग्रेशन के इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, सब वहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि जब वो इमिग्रेशन कर रहा है और उसकी हालत से पता चल रहा है कि वो नहीं जा सकता है, आप कैसे जाने दे रहे हो? मतलब दुबई क्या करने जा रहा है, वो उसकी हालत देखें, आप ये सोचें कि वो ड्रेसअप होके जा रहा है, उसी हालत से पता चलता है। थोड़ा बहुत अपने आप को नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। आप देखेंगे, आप खुद खड़ी हो जाएंगी, आप पहचान जाएंगी वो कौन है, जो उसके सामान, बैग, आप क्या समझती हैं जैसे हम लोग जाते हैं पूरा, मतलब कि सारा प्लान करके वो ऐसे जाते हैं? नहीं जाते हैं ऐसे, वो एक थैला नुमा उसमें रख के वो चले जा रहे हैं। भाई उससे पूछो, देखें अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, सख्तियाँ इतनी हुई, आप विजिट वीज़े पे भी आपसे पैसे मांगते हैं, 5000 आपके पास दिरहम होने चाहिए, सऊदी अरब जाने तो इतने चाहिए, लेकिन वहाँ जाके जो बदनाम कर रहे हैं ये वो भी। और साथ में हम कराची का देखें जो एक्शन हो रहा है, 70-80 पकड़ रहे हैं, आप 70-80 आप चलें मेरे साथ, गुलशन जाएँ, आप आयशा मंजिल पे जाएं, जहाँ पे कहीं भी चले जाएं, मशहूर बेकरी है आयशा मंजिल पे, ये भी मैं अपना बताऊं, मैं जाता हूँ बच्चों के लिए चीज़ें, वहाँ जाना छोड़ दिया है। मतलब वो ऐसे हैं कि आपको पकड़ के टीस करते हैं, पकड़ के टीस करते हैं। आप ये देखें, इनका दिमाग देखें, कहीं जहाँ खड्डा होता है ना, जहाँ ट्रैफिक का फ्लो रुक जाता है उस खड्डे की वजह से, और ट्रैफिक थोड़ा जैम होना शुरू होता है, वहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरे दिन वहाँ आपको कोई ना कोई बेकारी जो है पहुँचा हुआ मिलेगा, और वो भीख मांग रहा होगा शीशों पे चलता हुआ, क्योंकि उसको पता है यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाएगा और मुझे मौका मिल जाएगा भीख मांगने का। ऐसे जैसे ये बात यहाँ सिग्नल्स जो हैं वो टाइमली बिकते हैं। ट्रू। सुबह के औकात कार में कोई और मिलेगा, दोपहर में कोई और मिलेगा, रात में कोई और मिलेगा, और रात में ज़्यादातर आपको ज़ईफ बेकारी मिलेंगे, ताकि लोग समझते हैं इतनी रात को बेचारा बुढ़ा आदमी बाहर निकला हुआ है। साइकी से खेलते हैं ये आपकी, ये इतने स्मार्ट प्लेयर हैं कि लोगों की साइकी से खेलते हैं। सुबह में बच्चों को भेज देते हैं, दिन के अंदर आपके जो वो ख्वाजा सरा हैं वो आपको नजर आएंगे, एक सर्टन टाइम में नजर आएंगे। आपके ख्वाजा सरा हमारे मुल्क के हैं वो भी तो। अच्छा, उन्होंने भी एक नया ट्रेंड बना लिया, वो भी भिखारी भीख मांगने के लिए ख्वाजा सरा बन जाते हैं। अच्छा याजरान साहब, जैसे आपने बात की ना कि वो इमोशनली ट्रैप किया जाता है, हमने देखा है, मतलब जितनी मेरी इतलात है उन इतलात के मुताबिक मर्द हजरात जो हैं वो उनका जो महाना कह रही हूँ यौमिया फिक्स हुआ है। अगर कोई बच्चा है उसका ये है कि भाई आपको दिन के आखिर में जो है वो आपको 2000 रुपये देंगे। खातून है उनका अलग है। इस तरह करके ना इनको दिहाड़ियाँ इनकी जो है वो बटी हुई है कि सबसे कम मर्द को मिलेगा, क्योंकि मर्द को कौन देता है। आप भी जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे कि स्कीम 33 आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल जाते हैं और ये हाईवे की तरफ है, यानी कि वहाँ पे जो आप देखो झोपड़ियाँ वगैरह बनी, जब सैलाब हुआ था, सैलाब के बाद आके बढ़ गए,
वहाँ पे आप यकीन करें, वहाँ जाके खड़ी हो जाएं आप, तो मेरा दोस्त मेमार से आता है ना, तो मेमार से आता है, उसी रोड से जो सर्विस लिंक से निकल के जब उस पर आता है तो बताता है कि वहाँ पे पिकअपें खड़ी हुई होती हैं। ऐसा ही है, और वो उन सबको जमा करते हैं। और वो अब आप इतना डेंजरस हैं, ये इतने ख़तरनाक है। आपको पता है इस शहर में, आप रिपोर्ट लीजिएगा, आप ये प्रोग्राम भी इस पर कर सकती हैं आप, कि कितने बच्चे गायब होते हैं और बच्चों के हाथ पांव जला के या तोड़ के वो सब जाके बच्चे को वो क्या नशावर चीज़ें देते हैं। आप जब देखेंगे ना वो यूं पड़ा हुआ होगा। मैं जब जाता हूँ अमूमी तौर पे, अगर मैं देखूँ, आप भी जा रही हूँ कि इस शहर में एक नई चीज़ हो गई है, एक अम्मा को लेके वो लेके जा रहा होगा, भाई तुम्हें जाना है जिना तो शरफ़ से उधर से आ रहा है वो, अब कहाँ जा रहे हो भाई? हॉस्पिटल जा रहे हैं। मतलब एक आपकी साइकी से खेलना है कि भाई बेचारा वो जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसको कुछ के साथ ये जुल्म है। इनके खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए कि रोड पे नजर नहीं आए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देखें ना, बच्चों को अगर आप देखें, वो बच्चों को क्या बच्चे क्या देखें, छोटे बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे कि वो जैसे कि मतलब खुदा से जाबाक हो गया है, तो वो हिल भी नहीं रहा होता है, उसको कुछ नशावर दवा दी हुई होती है, वो पड़ा हुआ, तो आप सुबह से लेकर शाम तक जाएं वो बैठा रहेगा। उसको पता है उस स्पॉट से वो पैसे बनाएगा। और ऐसे स्पॉट ढूंढते हैं कि जहाँ मूवमेंट हो, जैसे अयाज ने बताया सड़क टूटी हुई हो, गाड़ी तो स्लो होगी, देखते देखते चलो बच्चे को देखेगा, कहेगा भाई दे दो इसको ना। और अक्सर ये वाली बात भी होती है कि बिल्कुल ही जो है ना वो आपकी गाड़ी के साथ चिपके हुए होते हैं। अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्पीड स्लो है, तो जाते जाते कोई ना कोई जो है वो उनको पकड़ा देगा। नया ट्रेंड भी है आजकल, आपने देखा वो कलर करके वो एक्शन बना के यूं खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो नया ट्रेंड है। अच्छा याज रान साहब, मैंने ना उस पर सोशल मीडिया पर देखा, लोग ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि जहाँ पर बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, वहाँ पर ये अच्छा इकदाम है कि लोग जो है वो मेहनत करके अपने जो है वो तमाम तर पैसे कमा रहे हैं। वैसे कराची शहर की अगर हम बात करें, वहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन टाइम की हमेशा जो है वो हमें कमी होती है। अयाज राना साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची शहर में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वक्कार अहमद ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड सेक्रेटरी लैंडस्केप एंड गार्डनिंग काउंसिल। और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। किस तरीके से मनाया जाता है, एक्चुअल में वर्ल्ड हैबिटेट डे है क्या, कब से इसका आगाज़ हुआ, और अगर हम बात करें 2024 की थीम की, तो ये थीम आखिर है क्या, ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर वकार से। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, वर्ल्ड हैबिटेट डे, बेसिकली हैबिटेट डे है क्या, क्यों मनाया जाता है? दरअसल देखिए, हैबिटेट जो है वो किसी भी जानदार की रहने की जगह को कहते हैं। तो हैबिटेट को यहाँ पर यूएन ने जो है वो, चूँकि ह्यूमन बीइंग्स इंसान जिन जगहों पर रहते हैं शहरों में, उनकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उनके जो है लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए जो है यहाँ पर ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है। और ये हर साल जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अक्टूबर के महीने में फर्स्ट मंडे को जो है वो मनाते हैं। और उसके लिए बुनियादी तौर पे ये कि लोगों के रहने की जगह, जो अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है बड़े शहरों की तरफ, रोज़गार की वजह से, बेहतर सहूलियात की वजह से। और आप देखें, अगर गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में हमारे जो बड़े शहर हैं कराची, लाहौर वगैरह, यहाँ किस तरह से इनमें तब्दीली आई है, क्या चेंजेस आई हैं, पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई है, और उसी के साथ साथ जो मसाइल हैं वो कैसे ग्रो हुए। तो उसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो इस सिनारियो में फिट हो रहे हैं, या हमारे क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें कराची शहर की, तो आपको क्या लगता है कि कराची शहर में क्या क्या मसाइल हैं और इनको किस तरीके से हल किया जा सकता है? अब देखिए, कराची शहर बुनियादी तौर पे आप देखें 80s के दौर तक जो है वो कराची जो है एशिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल था। और यहाँ पर जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ की जो सीवरेज का जो निज़ाम है, और ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद थे जो कि फंक्शनल थे, काम करते थे। और इसी तरह से जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम,
और ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ शहर जो था वो चल रहा था। उसके बाद 80s के बाद के जो दौर में हम देखते हैं तो वो कराची शहर में जो है ना वो एक तमाम चीज़ें आप देखेंगे कोलैप्स होती नज़र आती हैं। आबादी का बेतहाशा इजाफा, अनप्लैन्ड बिल्डिंगें, अनप्लैन्ड आप देखिए इलाके जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ पर एक फैमिली अगर किसी जगह रहती थी तो अब वहाँ पर जो है वो प्लाजा बन गया, वहाँ 50 फैमिलीज़ रह रही हैं, 100 फैमिलीज़ रह रही हैं। तो ये एक बहुत बड़े इशू है कि इस तरह से हम अपने शहर के जो निज़ाम हमारा जो है पूरा धर्म भरम हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखें अगर हम कराची शहर की बात करें, अक्सर हम कहते हैं कि कंक्रीट सिटी बन गया है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन अगर हम देखें उसी तरीके से ग्रीनरी कम हो रही है, उसी वजह से जो एक क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन कराची शहर को देखनी पड़ रही है कि गर्मी की सूरत हाल शदीद ख़राब, मतलब ऐसी हो गई है कि 11.5 महीने जो है कराची शहर में गर्मी, और ना सिर्फ गर्मी बल्कि शदीद गर्मी रहती है। फिर हम देखते हैं कि सर्दियां भी अपने, जैसे हम पहले देखते थे कि सर्दियां अपने टाइम पर आती थी, उस तरीके से अब वो वाले दिन भी आगे पीछे हो गए। तो ये मुझे बताइएगा कि किस हद तक ज़रूरी है कि अगर आप कराची शहर में रह रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप रहते हैं, तो किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को आप बेहतर कर सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज बुनियादी तौर पे एक ग्लोबल फिनोमेना है। दुनिया भर में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं और यानी हीट वेव्स आ रही हैं या टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें एक ग्लोबल फिनोमेना है। ज़ाहिर पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त जो ममालिक हैं उनमें आता है। टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है। और उसमें अगर आप ये देखें कि बड़े शहर जो हैं वहाँ पर एक और फिनोमेना जो है वो कहलाता है अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। ये ख़ासकर बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाती है जब यानी कंक्रीट की बिल्डिंग आपने अभी जैसे इस्तेमाल किया, कंक्रीट का जंगल बन चुका है शहर, और यहाँ पर हरियाली जो है वो कम होती चली जा रही है। जो ग्रीन एरिया से, पार्क से, वहाँ पर जो है वो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स। तो ये ओपन एरियाज जैसे कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फिनोमेना जो है ना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का बढ़ता जा रहा है। तो बजाय इसके कि हम जो है वो इसमें हम तरक्की करते हैं कि पिछली कुछ दिहाइयों में जो है ना इन तमाम सूरत हाल में जो है ना वो खासा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल हुई है। इसके साथ साथ जो है आप ये देखिए कि सॉलिड वेस्ट का निज़ाम इतना बेहतरीन निज़ाम था यहाँ पर, अब वो निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है वो सॉलिड वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है। गली कूचों के नुक्कड़ पे आप देखें कि कचरा जल रहा है। ये सब इश्यूज़ जो है ना ये इस सिलसिले को जो है और ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कराची शहर में रहते हुए वो कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको दरपेश है जिनका आपको सामना रोज़ाना की बुनियादों पर करना पड़ता है। अगर हम कराची शहर में कोई ऐसा देखें कि हमें पायदार रिहाइश किस तरीके से कराची के शहरियों के लिए सस्ती बनाई जा सकती है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, अब देखिए एक दो चीज़ें हैं, मैं इसको दोबारा इसी सवाल को लिंक करूँगा क्लाइमेट चेंज से और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से लिंक करूँगा कि देखिए कि आपने कहा कि सस्ती रिहाइश आपने जिक्र किया। आप देखिए जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशंस का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उससे क्या हो रहा है कि एक तो अखराजात इकनॉमिकल, दूसरा जो है वो आपके एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। यानी आप एसी जितना ज़्यादा लगाएंगे तो हीट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और यानी घर के अंदर आप ठंडा कर रहे हैं लेकिन बाहर आप जो है वो क्लाइमेट चेंज का लॉस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं कि आप जो है वो उसको वो कर रहे हैं। ये तो आपने डॉक्टर साहब हमें नई बात बताई है कि अगर आप एसी चला के घर ठंडा, कमरा ठंडा करें तो बाहर गर्मी बढ़ेगी। जाहिर बात है उसकी वजह से कार्बन एमिशंस बढ़ेंगे। आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस बढ़ा रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के लिए एक नुकसान है, क्लाइमेट को नुकसान के लिए एक नुकसान है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जो अब देखिए कि घरों की इंसुलेशन को बेहतर किया जाए। पहले ज़माने में घरों की दीवारें मोटी होती थी, बाहर की गर्मी सर्दी का इम्पैक्ट अंदर नहीं आता था, और पैसिव कूलिंग का मैकेनिज़्म जो है वो पुराने घरों में आप देख लें, अंग्रेज़ों के दौर के पुराने घर जो आप चले जाएं शहर के पुराने इलाकों में, तो पैसिव कूलिंग का मैकेनिज़्म था। यानी घरों की छतें ऊंची होती थी, ऊपर रोशनदान थे। तो आपको पता है कि वो एक फिज़िक्स का फिनोमेना है कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो इस तरह से, और गर्म हवा जो है रोशनदान से फिर निकल जाती थी। तो ये एक कुदरती एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज़्म था जो कि हमारे पुरानी बिल्डिंगों में अभी तक है। अच्छा, जो नेचुरल मैकेनिज़्म की आप बात करें ना, इसमें हम देखते हैं अगर हम अंदरून सिंध चले जाएँ या हम जनूबी पंजाब की साइड पर चले जाएँ, वहाँ देखते हैं कि जो मिट्टी के घर बने होते हैं स्पेशली, वहाँ पर वो लोग
कहते हैं कि ये घर ठंडे हैं, हाँ। वहाँ पर चाहे जितनी 50 डिग्री भी हो वो कहते हैं नहीं ये घर ठंडे हैं, इसमें आपको वाकई वहाँ पर एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कौन सा इफेक्ट है, उसके बारे में भी हमें बताएं। इस तरह का कोई घर अगर हम कराची शहर में बना सकें। वो यही आपने जो कहा बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि अंदरूनी सिंध में या पंजाब में चले जाएं, इवन अगर थर पार कर जाएं तो वहाँ आप देखें कि वो इतनी हाई टेम्परेचर में भी वो घर के अंदर वो आराम से सर्वाइव करते हैं वो। और वो घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह की कि बाहर की गर्मी जो है वो अंदर नहीं आती, और एक नेचुरल जो पैसिव कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पैसिव कूलिंग का जो फिनोमेना है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये फिनोमेना सिर्फ सर्दियों में गर्मियों में काम नहीं आता, बल्कि सर्दियों में भी आपको जो है वो अगर आप इंसुलेटेड मकान बनाते हैं तो सर्दियों में भी आपको उसका बेनिफिट होता है। वो ये बेनिफिट होता है कि सर्दियों में जो है आपकी बाहर की ठंड से जो है वो बच जाते हैं। तो आप बहुत सारी वो एनर्जी जो कि आप हीटिंग और कूलिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। और ये हमारे जैसे एनर्जी स्कैर्स कंट्री में जहाँ पर एनर्जी का इतना फुकदान है, बिजली की इतनी कमी है, और इसी तरीके से जो है वो दूसरे ये कि उसकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस सूरत में और ये बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के सूरत हाल में जहाँ हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स जो है वो बड़ी हीट वेव्स खुसूसन जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जो इस सूरत हाल में अगर हम इस तरह से घरों की कंस्ट्रक्शन को जो है वो मॉडिफाई करेंगे, एक घर जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो यानी हम जो है वो बेहतर और सस्ती, आपने कहा कि इकनॉमिकल अगर रिहाइश को जाएँ तो वो इस तरह से हम जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आगे भी इनसे बात करूंगी किस तरीके से मुमकिन है कि अगर हम कराची में अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह मौजूद है तो वहाँ पर आप किस तरीके से घर बनाएंगे तो आपको ये जो है वो देरपा और सस्ता जो है वो आपको मिलेगा और आपके लिए रिहाइश जो है वो सस्ती हो जाएगी। याहिया हमारे साथ मौजूद है, याहिया से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं आप? बस और हम सबको हमारा सलाम पहुंचे जहाँ भी हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जी वकार भाई को सलाम। और हमसे सॉरी आपसे शायद साहब मैं कहना चाहूँगा अभी आपका एक प्रोग्राम हुआ था चीजी अच्छों पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत मैं खुद भी चाह रहा था कि हमारी सफियत पे भी बहुत ज्यादा इसने ट्रबल मचाई है, और वो ट्रैफिक के हवाले से अगर तुम सुन रहे हो तो भाई थोड़ा चेकअप कर लें, तो ये बहुत जरूरी है। मैं वकार भाई से एक दो सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये मेरे सवाल देखिए ये है कि हमारी एक एजेंसी होती है दुनिया भर में जो शायद हमारे यहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आपको मेक श्योर करती है कि अगर आप कहीं वायलेशन कर रहे हैं एनवायरमेंट की, या फैक्ट्री हो कहीं भी हो या बिल्डिंग हो, तो वो एक्शन लेती है। जो मुझे एक तो ये कारगर नजर नहीं आ रही वो कहाँ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। दूसरी बात आपने जो हम अपने माहौल को कैसे बेहतर बनाएंगे, माहौल को जब हम खुद ही मैनिपुलेट करेंगे, जब हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं। एक लॉ बनना चाहिए कि कोई भी आदमी कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसने ये जरूर एरिया रखे जहां वो प्लांटेशन करे। यानी इवन दुनिया भर में सिंगापुर जैसे मुल्क के अंदर वो प्लांटेशन हो रही है, बारिश के पानी को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो मिनिमाइज वो करते हैं आपकी ये पोल्यूशन को। और ये वकार भाई से बस मेरा आखिरी सवाल ये, वकार भाई देखिए बात है कि हम बातें इतनी करते हैं लेकिन कराची तो रोज बरोज बेनिफिट यानी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। हम एनवायरमेंट की बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यकीन करें कि हम खुद सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं याहिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके तमाम दर सवालात के जवाब हम लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो इदारे बनाए गए हैं उनका काम क्या है, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें होती हैं, बल्कि इन तमाम तर सवालों का ज़रा तफसीली जवाब लेंगे। यहाँ पर पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर बक्कार मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि जहां भी आप रहते हैं आपके इर्द गिर्द अपने शहर को, अपने इलाके को किस तरीके से आप एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां पर आपको एक अच्छा माहौल मिल सके। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिन्होंने आपसे कुछ सवालात किए, तो डॉक्टर साहब पहले उनका जवाब दे दीजिए। इन्होंने कॉलर ने जो सवाल किया था एक इदारे का EPA से रिलेटेड जो है, मुझे खुशी है कि आम शहरियों को भी EPA के बारे में पता है, वरना नॉर्मली लोग इस इदारे के से वाकिफ़ ही नहीं है। EPA जो इदारा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तमाम सूबों में ये जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ मौजूद हैं, जैसे कि सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध में है, इसी तरह से पंजाब में KP के या गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ मौजूद हैं। इनके लॉज मौजूद हैं और इनके स्टैंडर्ड्स मौजूद है, जैसे यहाँ SEQS है, सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से दीगर लॉज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लॉज है।
तो EPA का काम ये है कि इन लॉज को जो है वो इन्फोर्स करवाए। इट्स एन एजेंसी का काम ये होता है कि वो लॉज को इन्फोर्स करवाए और जो है वो यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होती है बुनियादी तौर पर। तो इन्वायरमेंट की पुलिस समझ लें इस तरह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये कि EPA जो है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, यानी वहाँ उनके पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, रिसोर्सेज उनके पास कम है, लोग बहुत कम हैं। यानी पूरे एक सूबे के लिए अगर आपके पास जो है वो 50 या 100 अफराद हों जो कि पूरे उसमें से भी 5 या 10 ऑफिसर्स हों, बाकी उनका जूनियर स्टाफ होगा, तो आप सोचिए कि पूरे एक प्रोविंस में वो कैसे इन्वायरमेंट के लॉज इन्फोर्स करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमने तो देखा ही नहीं है ये इदारा, हमने तो कभी इनके लोगों को जैसे होता है ना, कभी गलती से भूले भटके कहीं रोड पे दिख जाए आपको, कहीं इदारे का बोर्ड नजर आ जाए, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में दिख जाए कि अच्छा ये EPA की नुमाइंदगी ये साहब कर रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा। चलो मतलब मैन पावर कम होगी, 2 लोग तो रखे होंगे ना उन्होंने, उनमें से एक आ जाए। अच्छा देखिए ये तो दायरा है, कभी अगर आपका उनसे इंटरेक्शन होगा तो आप उनसे डिटेल में पूछिएगा ये सवाल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारा इंटरेक्शन और जो चीज़ हमने समझी है वो ये कि कैपेसिटी, रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों का फुकदान है। इस वजह से जो है वो यानी एनवायरनमेंट की जो मिनिस्ट्री भी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री नहीं है जिस तरह से दूसरी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कि जिनके इतने पावर्स हों कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सके। इसके साथ साथ जो है वो दूसरे इशूज़ ये हैं कि इन्होंने कहा कि साफ़ हवा में सांस लेना जो है वो दुश्वार है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्वायरमेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, यानी साफ़ हवा में सांस लेना हर इंसान का बुनियादी हक है। साफ़ पानी पीना, अच्छे सेहतमंद माहौल में रहना, आलूदगी से पाक और सेहतमंद माहौल में रहना, ये हर इंसान का एक बुनियादी राइट है, बुनियादी हक है। तो इन्वायरमेंटल राइट्स जो है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और ये जो है ये हर शहरी का हक है। अच्छा, इसके लिए लॉज मौजूद हैं, कानून हमारे पास मौजूद है। कोई भी शख्स अगर उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसके घर में धुआं आ रहा है या उसके जो है वो शोर आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, EPA का दरवाज़ा खटखटा सकता है। सिंध एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। तो लोगों को उनके राइट्स का पता नहीं है कि किस तरह से हम अपने राइट्स को जो है वो उनको हासिल कर सकते हैं। वकार साहब, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं ना, अगर हम ये कहें कि हमारे जो घरों में धुआं आ रहा है, या अक्सर ऐसा होता है रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कोई बेकरी बनी हुई होगी, कोई फैक्ट्री बनी हुई होगी, तो लोग शिकायत करते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो ओनर होते हैं बेसिकली उस काम के, उस बिज़नेस के, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि बाद में उनको इतनी थ्रेट्स मिल रही होती हैं शिकायत करने वाले को कि वो कहते हैं भाई ठीक है, हम अपने बेसिक राइट, बाकी कौन सा मिल रहे हैं जो ये वाला अगर नहीं मिलेगा तो हमारे साथ मसला होगा। या अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो इतने जो एक पहाड़ बना हुआ है ना फाइल्स का, उसमें सबसे नीचे वाली फाइल होती है जिसमें जो है वो 15 साल बाद वो खुलती है जब वो शख्स ही नहीं रहता दुनिया। देखिए, ये जो आपने जो मसला जो बयान किया ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिविजुअल हैसियत में अगर मैं जाऊंगा अदालत में या मैं जाऊंगा किसी इदारे में, तो सबसे पहले मुझे तो उस वायलेटर की तरफ से ख़तरा होगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे या मुझे वो जो है ना मुझ पर प्रेशराइज करेंगे मुझे। यहाँ रोल आता है NGOs का, यहाँ रोल आता है आपके सिविल सोसाइटी का कि वो इन चीज़ों को लेके उठे और इन मसाइल को जो है वो, चूँकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल राइट्स जो है बुनियादी तौर पे, तो जब NGOs, जब सिविल सोसाइटी, सिविल इदारे जब इन इश्यूज़ को लेके उठेंगे और वो जब इस पे प्रेशर डालेंगे तो फिर जो है वो गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी कि वो एक्शन ले। आप देखिए कितने ऐसे मसले होते हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे कि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाती है। अच्छा, जैसे तो ये क्यों नहीं इसमें हो सकता है एनवायरनमेंट के हवाले से? जैसे आप ये बात करें ना, अगर हम इसकी बात करें, अगर जो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जा रहा है, इसमें अगर हम 2024 की थीम की बात करें तो इस थीम का मकसद क्या है? और अगर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस तरफ आते हैं या इस तरफ अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, वो भी बताइएगा। इस साल की जो थीम है वो है इन्वॉल्विंग यूथ फॉर अर्बन फ्यूचर। तो अर्बन फ्यूचर से मुराद ये कि अब शहर अभी क्या कंडीशन है, आने वाले वक्तों में 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या कंडीशन होगी। जो आज नौजवान हैं, यही लोग जो आज यूथ है हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो अभी नए नए अपने करियर जिन्होंने स्टार्ट किया है, आज से 10-20 साल बाद ये कमांडिंग पोजीशन में होंगे जो कि शहर के को लीड कर रहे होंगे।
तो इन्हीं में से हमें लीडरशिप डेवलप करनी है, इन्हीं में से हमें जो है वो यूथ को इन्वॉल्व करना है कि वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को समझें, उसको बेहतर करने के लिए। ये सिर्फ किसी साइंटिस्ट का या इन्वायरमेंटलिस्ट का जो है वो रोल नहीं है कि मैं प्लान करूँ, मैं बताऊँ कि क्या करना है। हर आदमी को अपने, देखिए इन्वायरमेंट से हर आदमी का लिंक है ना, बिल्कुल हर शख्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट से वो इफेक्टेड भी हो रहा है। तो ये जो है ना टू वे रिलेशनशिप है ना, तो इसलिए हर शख्स को ये समझना चाहिए कि मैं इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान या फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ और इन्वायरमेंट मुझ पे क्या असर डाल रहा है, उसका अच्छा या बुरा असर डाल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम अभी बात कर लें कराची शहर की, एक तो बिल्कुल अजीबोगरीब से हमें नज़र आ रही होती हैं सिचुएशन, गलियां इतनी कंजस्टेड हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि कहते हैं ना कि मतलब ग्रीनरी बड़ी ज़रूरी है और लोग चाहते भी हैं कि अपने घर के बाहर थोड़ा सा अगर वो पौधे वगैरह लगा लें या कोई दरख्त लगा लें तो उनको लगता है कि एक अच्छा माहौल मिल सकता है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपको लगता है कि आप घर पर लगा सकते हैं या घर के बाहर लगा सकते हैं जो कि आपको जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? देखिए इसका एक सीधा सा आसान सा फार्मूला है, वो ये कि जिस शहर में आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ के जो नेटिव पौधे ना, नेटिव प्लांट्स हैं, वो आप अगर लगाएंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा आसानी से वो ग्रो भी हो जाएंगे, मेंटेनेंस कम होगी, पानी कम देना पड़ेगा, ज़मीन वहाँ के हिसाब से सूटेबल होगी तो आसानी से ग्रो हो जाएंगे। उसकी मेंटेनेंस और टेक केयर उसकी कम से कम करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर कराची में बेर है, इमली है, ये बबूल है, इस तरह के दरख्त आप लगाते हैं तो वो आप आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो कम से कम पानी में, कम से कम निगहदाश्त में वो आपके जो है वो रुक जाएंगे और साया भी देंगे, आपको साया भी देंगे और साया बड़ा ज़रूरी है इतनी गर्मी में। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? मैं महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। जी महमूद। डॉक्टर वकार से मुझे बेसिकली पूछना ये था कि हमने सुना जैसे हम लोग एयरपोर्ट द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या घरों में हमारे ऑफिस में वाईफाई लगे हुए होते हैं, राउटर्स लगे हुए होते हैं, तो इन चीज़ों के और भी कुछ चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हम आजकल घरों में और ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे और हमारी सेहत पे, ये मुझे इनसे पूछना था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाईफाई से पहले बात क्या की थी उन्होंने कहा है कि अगर आप एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस आपकी होती हैं, साथ ही साथ अगर राउटर्स जो घरों पर लगे हुए हैं तो ये आपकी क्लाइमेट को किस हद तक इम्पैक्ट करता है? अच्छा, क्लाइमेट को तो इतना ज़्यादा खैर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपके ह्यूमन हेल्थ है इसके ऊपर ज़रूर इसके असर होते हैं। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है क्योंकि आजकल का एक बड़ा उभरता हुआ मसला है जो कि हम सब लोग बशमूल मेरे और आपके, हम सब लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, वायरलेस डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो ये वेव पोल्यूशन कहलाता है, वेव पोल्यूशन, और इसकी इंसानी सेहत पे ज़रूर असरात होते हैं, मनफी असरात होते हैं। इसमें कुछ रेडिएशन जो होती हैं, जो ज़्यादातर इसमें जो रेडिएशन इन्वॉल्व होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। तो अगर आप इसको सर्च करें तो पता चलेगा इसके हमारे जहन पे, हमारे दिमाग पे या जिस्म पे क्या असरात हैं इसके। और जैसे अब डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम बात करें अपने इर्द गिर्द, हमने बहुत सारे केसेस भी देखे कि किस तरीके से अगर ये आपकी नॉर्मल जनरल बात करते हैं कि जी ये भी आपकी हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा सिवियर किस्म का इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह के बहुत से केसेस जो है वो हमने अपने इर्द गिर्द भी देखे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि जैसे हम अभी पहले इस सेगमेंट के आगाज़ में ही बात कर रहे थे कि अगर हम पुराने दौर में चले जाएँ तो हम देखते थे घर ऊँचे होते थे या मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि हम थोड़ा डिजिटलाइज हो गए हैं तो डॉक्टर साहब किस तरीके से जो है अगर हम नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अपने क्लाइमेट को बेहतर कर सकते हैं, अपनी हैबिटेट को बेहतर कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि अब चूँकि पुराने ज़माने में मिट्टी की दीवारें या पत्थरों की दीवारें होती थी 2-2 फीट की, आज के दौर में तो पॉसिबल नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस तरह से बनाएं। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इंसुलेटिंग इतने अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं कि वो घरों को, बिल्डिंगों को जो है वो इंसुलेट कर सकते हैं बहुत कम थिकनेस के साथ। और बाहर मुल्कों में बाकायदा इसके कवानीन मौजूद हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू कहलाती है, आर वैल्यू कहते हैं उसको, तो उसकी आर वैल्यू फिक्स है कि जो है 19 से या 22 से कम नहीं होनी चाहिए। और जब आप घर बनाएंगे तो वो बाकायदा वो, जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड्स हैं तो वहाँ बिल्डिंग कोड्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि घर की इंसुलेशन जो है वो इतनी होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि वो जानते हैं कि अगर ठंडा मुल्क है तो घर के लिए अच्छी खासी
एनर्जी वहाँ खर्च होगी। आप उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं अगर घर को जो है वो हीट प्रूफ या उसको इंसुलेटेड घर बनाते हैं। इसी तरीके से जो है वो दूसरा ये फ़ायदा है कि एनर्जी का कम इस्तेमाल होगा तो क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा। तीसरी बात ये कि अगर आप ग्रीनरी और ये तमाम चीज़ें मेंटेन करते हैं घरों के अतराफ़ में तो वो भी जो है वो आपके घर को जो है वो बेहतर, आपके माहौल को जो है वो बेहतर रखता है। आम लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं अपने घर के अतराफ़ में। जो एक चीज़ सिर्फ ये नहीं कि दरख्त लगाएं बल्कि दरख्तों को बचाएं भी। अगर कोई दरख्त कट रहा है आप उसको बचाएं क्योंकि वो आपको ताज़ा हवा प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो है अच्छा मौसम प्रोवाइड कर रहा है। जितनी गर्मी है इस गर्मी में अगर कोई दरख्त लगा हुआ है वो आपको साया देता है। और इसकी समझ तब आती है जब आप जो है वो 1:30-2 बजे की कराची की धूप में किसी दरख्त, सायादार दरख्त के नीचे खड़े हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी बड़ी नेमत है। डॉक्टर वक़ार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और नौजवानों की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है कि हम देखते हैं कि यही हैं जो आगे बढ़कर जिन्होंने जो है वो कमांड संभालनी है, लेकिन ज़रूरी यही है कि तमाम तर मसाइल के बारे में, तमाम तर आने वाली सिचुएशंस के बारे में जब आपको पहले से पता होगा तो आप उसके बारे में एक बेहतर हिकमत अमली जो है वो तैयार कर सकते हैं। अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके शहर का, आपके इलाके का, आपका जो है वो इन्वायरमेंट एक होता है वो ख़राब ना हो। एक अच्छी, एक बेहतरीन जगह जो है वो रहने के काबिल जो है आपके लिए भी हो और आपकी वजह से बाकी लोगों को भी हो। तो अपने कोशिश करें अपने इर्द गिर्द कहीं भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि वहाँ पर एक पौधा लगाया जा सकता है तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे शहर को जो है वो इस वक्त इसकी सख्त ज़रूरत है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अगर हम आगे बढ़ें और एक बात करें तो आज जो है वो एक और डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया अवेयरनेस डे। अब जितनी इसकी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है मुझे लगता है उतनी ही मुश्किल ये बीमारी है। ये किस तरीके से होती है, क्या होती है और इससे जो है वो इंसान की सेहत पर और इंसान की मेंटल हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसी पर आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद भी बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक मसूद ने, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे बताइएगा कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लिख कर लाए हैं? वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दावत का। लेकिन आज आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, वो या उसका कर्ब डॉक्टर जानता है या मरीज़ जानता है या कभी किसी को करंट लगाओ तो वो जानता है। ओह, अच्छा बेटा, हम हिजाज़ और तिहामा के दामन में पहाड़ों पे एक हॉस्पिटल में सऊदी अरब में ड्यूटी करते थे। जब बारिश आती थी उसमें जो वहाँ का एक अच्छा है, पहाड़ी इलाके में बारिश आई और एकदम पानी साफ़ हो गया तो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जो बिजली चमकती थी ना, वो डर बड़ा लगता था। ऐसा ही है। और कुछ बेचारे यमनी जो बहर उसके इकामा के होते थे वो पहाड़ों में होते थे, तो उनको जब ये लगता था करंट तो फिर आते थे, फिर वो जंगलों में बकरी चराते हैं इस तरह के। लेकिन इस बीमारी का जो कर्ब है, अच्छा, उसको चूँकि हम डॉक्टर्स तो जानते हैं, फिर मरीज़ जानता है, तो सबसे पहले तो ये है कि उसको मैंने कुछ एक नसरी नज़्म में कोशिश की है उसको समोने की। अब देखें, इसका उन्वान मैंने लिखा है, बिजली का रक्स और दर्द की लहर। चेहरे पे दर्द की वो बिजलियाँ बरसती हैं, जैसे बारिश में गरजते बादलों से रोशनी टपकती है। एक ज़रा सी जुम्बिश, हवा का लम्स बन जाता है जैसे बिजली की नई कूंद। एक टीस उठती है, एक कूंद का एहसास, न दर्द थमता है न तूफ़ान में राहत मिलती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया TN, चेहरे पर बिजली की सी लहर है, बारिशों की तरह जो रात भर चुपके से बहती है। बर्क़ का ये रक्स, दर्द का ये तूफ़ानी इजहार। बर्क़ का ये रक्स, दर्द का ये तूफ़ानी इजहार, दिल शिकस्ता और रूह को बेकरार कर देता है। हर बूंद के साथ, हर कूंद के साथ ये दर्द भी जैसे
बारिश में बिजली की तरह छुप जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बेसिकली जो है 1677 में इंटरवेंट हुआ था, 1677 में। 77 के हमारी तारीख में भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद 1773 में जो है एक फॉदर गिल थे, उन्होंने इसको प्रॉपर जो है बाकायदा जो है इंटरवेंट किया था। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी आसाबी बीमारी है जो एक क्रेनियल नर्व, जो 5th क्रेनियल नर्व है, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, जो चेहरे के मसल्स को और चेहरे के इलाके को सप्लाई करती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया इस पे। अच्छा, इसका जो इसकी जो है इंसिडेंस है ख़वातीन में ज़्यादा होता है 5.3% और मर्दों में तकरीबन 3.4%। बेचारी ख़वातीन हर जगह ही जो है हर चीज़ ही ज़्यादा होती है। हमारी सारी की बात है कि वहाँ ख़वातीन को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसका अजर भी तो मिलता है ना। बेशक जी, दुनिया में जो तकलीफ़ आती है ना, उसका अजर अगर इजहार हो जाए इंसान का, वो कहते हैं ज़रा सी तकलीफ़ पे जो मिलेगा ना वो आप सोच नहीं सकते। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो एक ट्राइजेमिनल नर्व है जिसकी बीमारी की वजह से ये होता है। अच्छा, इसका दर्द जो है एक तो ये है चेहरे के एक तरफ होता है, वन साइडेड होगा, बोथ साइडेड नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जैसे करंट लगता है इलेक्ट्रिक लाइक, और या किसी ने जो छुरा खबो दिया हो, जैसे स्टैप करता है, कोई स्टैप करता है, इस तरह होता है। और अच्छा, ये अल्फाज में तो आ रहा है, लेकिन सोचो, अच्छा होता थोड़ी सी देर के लिए, ये अल्लाह का करम, थोड़ा सा होता है। जैसा आप डरा रहे हैं ना कि करंट लगता नहीं, ये है, रियलिटी है। जो अब अगर सुन रहे होंगे जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया से गुजरे हैं, वो इसको बिल्कुल रियली फील करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि इसका इंटरवेंशन हो गया। इसके दर्द की नौयत जो है ना, एक तो जो मैंने बताया इस तरह से, दूसरे कभी भी इधर से इधर नहीं जाता, इधर से इधर नहीं जाता, एक साइड पे ही रहता है, मोस्टली ज़्यादातर राइट साइड पे होता है। अच्छा, इसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। ये इस हिस्से को सप्लाई करने वाली, इस हिस्से को और ये नीचे वाली को। इस वाले की कम परसेंटेज होती है, इसकी उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इस नीचे वाली। अच्छा, चूँकि इसका दर्द दांतों से रिलेटेड होता है, तो बाद लोग समझते हैं कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो बेचारे दांत वाले के पास जाते हैं, बस निकाल दे मेरा दांत भाई। वो बेचारे बाद कई दांत निकलवा के जब सर निकल जाते हैं, फिर भी मसला हल नहीं होता, कहते यार दर्द तो ठीक नहीं हुआ। तो फिर ये वो, खैर इस वक्त वो वाला जोक तो नहीं हो सकता कि वो तो फिर डेंटिस्ट के पास फिर पूछेगा बंदा कि किसके पास जाऊँ, फिर उसको पता चलता है कि भाई किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके ये इसकी डायग्नोसिस कराओ। पता भी नहीं चलता ना, जब तक उसके बेचारे के दांत जो है निकल चुके होते हैं। कई लोगों के मतलब अब 100% तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है कि दांत के एरिया में है तो ऐसा होगा। अच्छा, अगर इसका जो है बाकी इस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के सिनोनिम भी हैं, इसको ट्राइफेशियल न्यूरल्जिया भी कहते हैं। फॉदर गिल जिसने इसको ईजाद किया था, जिसने सब इंटरवेंट किया था, उसके नाम पे भी है, उसको भी कहते हैं। टिक डोलोरियस कहते हैं। अच्छा, चौथा नाम इसका जो है अस्माए अरबा में से ये है कि चूँकि इतना शदीद दर्द होता है कि बंदे का ख़ुदकुशी करने का दिल चाहता है, तो इसको सुसाइडल पेन भी, सुसाइडल न्यूरल्जिया भी कहते हैं। करते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट है इसका। अच्छा, मुझे बताएंगे, जितना आपने अभी वो एक माहौल बनाया ना कि बहुत दर्द है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दर्द तकलीफ़ का एहसास उसी को होता है जिसके ऊपर बीत रही हो, लेकिन इसकी बेसिकली वजूहात क्या क्या होती हैं, क्यों होता है ये? बेशक। अच्छा, इसकी जो है जो वजूहात है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो इडियोपैथिक है, उसका सबब किसी को नहीं पता। सेकेंडरी में फिर असबाब अरबा हैं, 4 उसके असबाब हैं। सबसे पहले ट्यूमर्स हैं, सीपी एंगल ट्यूमर्स होते हैं, सेरिबेलोपोंटाइन एंगल होता है, उसके ट्यूमर्स होते हैं, या कुछ पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, या कुछ रिलेटेड जो है जो ब्रेन में उसके जहाँ से वो नर्व गुजर रही होती है उसकी साइड के होते हैं।
फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो वेस्कुलर कॉज होता है कि ट्राइजमिनल नर्व के साथ जो शरियान गुजर रही है, जो आर्टरी गुजर रही है, उसकी पल्सटाइल नेचर जो है वो इसको डिस्टर्ब करती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद जो है इन्फ्लामेटरी जो होता है उसमें एक बड़ी बहुत ही फेमस और वो है डिजीज़ है जो यूरोप में बहुत कॉमन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहीं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक बीमारी होती है जिस्म के जो नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है, उसकी ख़ास एज होती है और उसके मुख्तलिफ आती है, ठीक होती है, फिर आती है, ठीक होती है। उसमें से एक ये भी होता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया अगर हुआ तो। और चौथा का जो होता है वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक। फ़र्ज़ करें किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रामा हुआ, नर्व इंजरी हुई, तो उसके बाद भी हो सकता है। कोई वायरल इलनेस हुई, herpes zoster वगैरह होता है, उससे रिलेटेड भी होती है। इसी तरह कोई जो है डेंटल कोई ट्रामा हुआ या साइनसिस का लोग ऑपरेशन कराते हैं, साइनसिस का, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जैसे आप बात करें ना डॉक्टर साहब के ख़वातीन में ये वर्ड ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात कर लें तो वो कौन सी स्पेसिफिक एज ग्रुप है या नहीं है? अबव 60 यंग होता है, फीमेल में कम होता है, बहुत रेयर। अच्छा, इसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होती है, थोड़ी सी देर के लिए होता है। तो ये कितनी होती है? करंट है ना, सेकंड से लेकर 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी शदीद होती है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं? बहुत शदीद होती है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि अगर देखिए अगर आप इसको ट्रीटमेंट पे आएंगे, उससे पहले ना ट्रीटमेंट से पहले इसका जो पैथोफिजियोलॉजी समझना ज़रूरी है कि क्या सबब क्या होता है। उसमें ये होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरीज का थिकपन होता है ना, उसकी वजह से रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है उस वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसके नतीजे पे ये होती है डीमाइलिनेशन। पहले क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई कम हुई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, फिर डीमाइलिनेशन ये होता है कि माइलिन शीट जो है उतर गई। मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि जो हमारी सिस्टम है ये न्यूरॉन्स का, पूरा ब्रेन जो है न्यूरॉन्स पे है, और एक न्यूरॉन इस तरह होती है कि जैसे ये उंगलियां हैं, ये बाजू है, इसमें ये इसका सेंट्रल बॉडी है, राइट्स हैं, ये एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन के ऊपर जो है ना, जैसे मेरी शर्ट है ना, ऐसे एक कवरिंग शीट है, उसको माइलिनेशन कहते हैं। होता ये है कि जब वो ना होने से डीमाइलिनेशन, मतलब ये यहाँ से अगर ये निकल गई, ठीक है, तो डीमाइलिनेशन की वजह से नर्व डैमेज होता है। फिर क्या होता है कि उस डीमाइलिनेशन की वजह से एक्साइटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और फिर उसके बाद जो पेन होता है। तो ये असबाबुल अरबा हैं पैथोफिजियोलॉजी के। किस तरीके से जो है ये बीमारी जो है इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है और क्यों सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इस पर भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है और किस तरीके से इस बीमारी की रोकथाम मुमकिन है, उस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब हमने बात कर ली इस बीमारी की, अब इस बीमारी में जैसे आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपके जो भी कह लें फेस पर होती है, क्या ये आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज करती है या इसका आप कह लें कि आप साइकोलॉजिकली आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि अगर फॉर सपोज अगर जिस तरह तरीके से आप बता रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, अगर आप फॉर सपोज एक इवेंट में गए हुए हैं, एक शादी पे गए हुए हैं या आपके घर में कोई तकरीब है या आपकी खुद की शादी है, अब आपको नहीं पता, जिस तरीके से हम कहते हैं ना मिर्गी के दौरे पड़ना, अब वो उसके लोग भी बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अगर किसी कोई बीमारी हो कि हम किसी ऐसे इवेंट में हो वहाँ पर ये हादसा ना हो जाए या वहाँ पर इस तरह का कुछ ना हो जाए, तो इसका क्या होता है? इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है या ये भी उसी की तरह की एक किस्म है? अच्छा, जो पहला हिस्सा था सवाल का, इसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई असरात नहीं होते हैं और इसके ना ट्राइगर्स होते हैं, जैसे टूथ ब्रश करेगा ना उस वक्त हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स की ओरल हाइजीन बैड होती है क्योंकि वो बेचारे डरते हैं कि ब्रश जब करेंगे या मसवाक करेंगे ना तो ये हो जाएगी। फिर ये है कि ये जब क्लॉथिंग कर रहे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं, उस वक्त जब लगता है कपड़ा तो उस वक्त भी हो सकती है। अच्छा। फिर इसी तरह जो है इसके ट्राइगर्स और होते हैं, जैसे रोशनी ज़्यादा शदीद हुई या इसी तरह जो है इन्होंने कोई क्या कहते हैं टच से भी होता है, तो ये वाले ट्राइगर्स जो है ना इनसे अवॉइड करना होता है। अच्छा, सबसे पहले इसमें ना एजुकेशन ज़रूरी है। पेशेंट को अगर बता दिया जाए भाई इससे अल्हम्दुलिल्लाह
अगर एक्सक्लूडेड है कि ब्रेन में ट्यूमर्स नहीं है और ये एक्सक्लूड हो गया है कि कोई मतलब ऐसी क्रोनिक इलनेस नहीं है, तो फिर उसको रीएश्योर किया जाता है कि इससे इंशाल्लाह ये फैटल नहीं है, मौत नहीं वाक़ई होती, बस ये है। और ट्रीटमेंट इसका होता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसी दवा है जो हम 100 मिलीग्राम से शुरू करते हैं और 1500 मिलीग्राम तक लेके जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के, मेडिसिन के बहुत सारे हैं, फिर सर्जरी के बहुत सारे हैं, फिर और इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन बहुत हैं। अच्छा, तो ये अगर आप ट्रीट करते हैं इसको, तो ये 100% आप कह सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है? ये इसका रिलैप्स होता है, इसका क्योर नहीं है। अल्लाह करे ऐसी कोई आ जाए दवा कि जिससे हो जाए तो, लेकिन अभी तक इसका क्योर सफिशिएंट, इवन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद भी ये हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने भी बात की ना कि इसके बारे में हम पेशेंट्स को तो बता देते हैं लेकिन उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, बहन भाई हैं या फैमिली है आपकी, तो उनको अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है हो कि पता हो कि ये वाली बीमारी है, इससे ये होता है और ये चीज़ें जो है इससे अवॉइड करना है। अच्छा, जिनको होती है ना, मतलब वो तो फिर इस कदर शदीद उनका वो दर्द होता है कि वो किसी न किसी के पास जाते हैं, चाहे दान निकलवा के जाएँ। तो उसके बाद फिर ये है डॉक्टर किसी अच्छे के पास गए, उसकी अवेयरनेस है डॉक्टर की, तो फिर तो मुश्किल नहीं, वो समझा देगा। और बुनियादी तौर पे बेसिक टेस्ट होते हैं, वो बंदा करा ले। टेस्ट काफ़ी मतलब उसमें एक्सक्लूड करने के लिए कि कोई ऐसा क्योरेबल कॉज है, तो वो उसके सिम्टम्स साथ अलग होंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता ट्यूमर है, फ़र्ज़ करें सीपी एंगल ट्यूमर है, उसमें बहुत सारी और सिम्टम्स होती हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं और बातों का समात सुनने की समात चली जाती है। इसी तरह जो है बहुत सारी उसमें फोकल डेफिसिट्स होते हैं, वो बंदा जज करके उससे डायग्नोसिस कर लेता है। बाद ENT वाले कर लेते हैं, न्यूरो वाले कर लेते हैं, न्यूरो सर्जरी वाले कर लेते हैं। सीपी एंगल ट्यूमर अगर है तो उसकी सर्जरी करा ली जाए। इस तरह अगर तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस उसका डायग्नोसिस हुआ है तो अब ये इसके तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अब ट्रीटमेंट बहुत है माशाल्लाह, रिलैप्स जो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर मैं बात करूँ, हमने देखा नहीं है कि उस तरीके से जो है इस बीमारी के बारे मतलब ये कॉमन बीमारी हो और साथ ही साथ लोगों को इतनी अवेयरनेस हो इस बारे में। बहुत सारे लोग हैं इस इर्द गिर्द हमारे, मैं अपनी भी बात कर लूँ तो मुझे भी नहीं पता कि अच्छा इस तरह की भी कोई बीमारी मौजूद है जो कि इतनी सीरियस है कि उसके लिए आपको सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं। तो ये इसकी अवेयरनेस नहीं है या वैसे ये होती कम है? इस कदर कॉमन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जो इस तरह शदीद बीमारियाँ होती हैं वो इतनी बहुत कॉमन नहीं होती, वरना तो कॉमन होती तो ऑब्वियसली सब लोगों को पता होता। रेयर है, लेकिन जिसको होती है उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें आजकल हम लोग देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, नई आपके पास इस तरीके के जदीद आलात भी आ गए हैं कि आप जो हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इनको क्योर किया जा सकता है, वो भी अब क्योर हो जाती हैं। इसकी बताएं क्या पेशरफ्त हुई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? न्यूरो सर्जरी है, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना फील्ड है न्यूरो सर्जरी में ना। इसकी स्टार्ट सिंपल एक इंजेक्शन, अल्कोहल का इंजेक्शन लगाने से यहाँ पे उससे भी ठीक हो जाती है। ग्लिसरॉल सॉल्यूशन होता है, उसके इंजेक्शन लगाने से भी ठीक हो जाती है। नर्व को काट देते हैं या नर्व को उस वाले हिस्से को डैमेज कर देते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ जहाँ पे हो रहा होता है, जहाँ ट्राइगर होता है, उससे भी ठीक हो जाती है। फिर कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो आजकल तो एडवांस जो है, ये गामा नाइफ जो है ये बेहतरीन है। उसका हमारे सत्तार आशिम साहब के पास है, उसको बड़ा बेहतरीन उसका ट्रीटमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस उस तरीके से हमें नहीं है और इसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में स्क्रॉलिंग कम करें, ज़रा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, ज़रा मीम्स से बाहर निकलें, ज़रा दूसरों को ट्रोल करने से बाहर निकलें और कोशिश करें कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं, जिस माहौल में हम बड़े हो रहे हैं और नए तरीके की ना सिर्फ बीमारियाँ हो रही हैं और साथ ही साथ माहौल भी जो है वो हमारा इर्द गिर्द का चेंज हो रहा है, तो आप उसके बारे में जानें ताकि आपको एक बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके कि आपके इर्द गिर्द होने वाले मसाइल या अगर आपको खुदा न ख्वास्ता कोई मसला है तो उसके बारे में आपको आगाही मिल सके, क्योंकि दूसरों को ट्रोल करने से या दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें फैलाने से आपका कुछ नहीं होगा, ना उनका कुछ जाएगा। लेकिन अगर आप यही वक्त कहीं अपने अच्छी जगह पर लगा लेंगे तो ये ना सिर्फ आपको फ़ायदा देगा बल्कि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा दे सकता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, CT@10 से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।